बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैंने आपसे बात करनी है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की। इस वीकेंड पे बहुत सोचने का मौका मिला, कंसिडर किया कि कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि इंसान को जब थोड़ा सा वीकेंड मिल जाए टू थिंक, या कोई भी टाइम मिल जाए सोचने के लिए, तो इंसान अपने माजी में भी जा सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है, अपने आप को एंक्शस भी कर सकता है, या फिर एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव ये है कि अपनी ज़िंदगी पे रिफ़्लेक्ट करके ये सोच सकते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करना है। सो 10 टिप्स नोट डाउन की ओवर द वीकेंड कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, जल्दी उठने की आदत। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने जॉब की सिचुएशन से निकल आए, बाकी सब चीज़ों से निकल आए, अपनी बिज़नेस है या होम मेकर्स हैं, तो चलो उठे, सुबह चीज़ें भी सेट की और फिर वापस सो गए। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो सारी सारी रात जागते हैं और सारा दिन सोते हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हमें अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि जल्दी सोएं, जल्दी उठें, ताकि आप सेहतमंद भी हो सकें, अमीर भी हो सकें और अपनी जहानत में भी इजाफा कर सकें। सो रात को 8:30-9 बजे तक आपको चीज़ें वाइंड अप करके लेट जाना चाहिए। 10 बजे तक सो जाएं ताकि फजर के वक्त जागें तो आपका दिमाग फ्रेश हो। इस तरह आपकी बॉडी भी सही तरीके से रिपेयर होती है, आपका दिमाग भी फ्रेश रहता है, स्किन ग्लो करती है और आपके अंदर का स्ट्रेस कम होता है। इंसान की ज़िंदगी और प्रोडक्टिव हो जाती है क्योंकि आपका फोकस भी बेहतर हो जाता है। और इसी तरह अगर आप दिन का आगाज़ जल्दी करेंगे तो फिर आप एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कर सकते हैं, वो ये है कि अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, एक्सरसाइज के लिए, इबादत के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉबीज़ के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सिर्फ अच्छी डाइट नहीं बल्कि एक अच्छी सोने की रूटीन भी ज़रूरी होती है। दूसरा पॉइंट, मेडिटेट करें। थोड़ा सा वक्त अपनी ज़ात को दें जिसमें आप सुकून करें, अपने माइंड को बिल्कुल ज़ीरो पे ले आएँ और फोकस करें उन चीज़ों के ऊपर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके लिए मेडिटेशन एक बड़ा खूबसूरत और बड़ा इम्पॉर्टेंट अमल है। चाहे आप योगा के थ्रू मेडिटेट कर लें या जनरली मेडिटेट करें, 10 मिनट अपने आप को दिन के दिया करें जहाँ पे आप इनर पीस को अचीव कर सकें। तीसरा पॉइंट, रोज़ाना कुछ ना कुछ पढ़ें। चाहे आप किताब पढ़ें, अखबार पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, कोई कोटेशंस पढ़ें, रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ें। अपनी नॉलेज में हर रोज़ इजाफा करें। मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो डेली कोई एक नया वर्ड सीखते हैं, यानी कि एनसाइक्लोपीडिया का कोई या लुगत में से कोई ऐसा वर्ड जो कभी पहले यूज़ नहीं किया या जिसको आप जानते नहीं हैं या इस्तेमाल नहीं किया, उस वर्ड को अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना शुरू करें। डेली कोई एक चीज़ सीखने की कोशिश करें ताकि ये सीखने का जो अमल है वो आपका जारी रहे। हेल्दी खाना खाना, देखिए खाना तो हर बंदे ने खाना है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो सुपर फूड्स होते हैं, जो आपके दिमाग को भी पावर देते हैं, आपके दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके जिगर के लिए, आपके गुर्दों के लिए, आपके पूरे निज़ाम हज़म के लिए बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं खाने पीने के लिए, जिनको आप एनर्जी बूस्टर्स भी कहते हैं। तो हेल्दी खाने की तरफ जाएं। अगर आप बर्गर की जगह फल का इंतखाब करते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ की जगह स्टीम्ड वेजिटेबल्स या सब्जियों की भुजिया को सिलेक्ट करते हैं, तो ये आपको हेल्दी ऑप्शंस की तरफ लेके जाती है। लाइक आई सेड, खाना तो सब नहीं खाना है। सेहतमंद और हेल्दी खाने की तरफ जाएंगे तो आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लोगों को जज करना छोड़ दें। हम क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर कमेंट्स पास करने में सारा वक्त गुजारते हैं, दूसरों पे जजमेंट्स पास करने पे पूरा वक्त गुजारते हैं, अपने गिरबान में नहीं झांकते। दूसरों पे जजमेंट पास करने के बजाय अगर अपने गिरबान में झांक के अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाएं तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है। 5 पॉइंट्स आपके साथ आउट ऑफ 10 मैंने शेयर कर लिया और ये बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं और डेली लाइफ में ये चीज़ें की जा सकती हैं। हर रोज़ नहीं मगर कोशिश करें कि ज़िंदगी में रेगुलरली कोई नई स्किल सीखा करें। लर्निंग प्रोसेस को अगर जारी रखना है तो कोई ना कोई नई चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो लेके जाएं। ये नई स्किल आपकी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइन के कोर्सेज़ ले लिए, वीडियो एडिटिंग सीख ली, AI के ऊपर आपने थोड़ा सा काम करना शुरू कर लिया, एवं कोर्सेज़ ले लिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको आप कोई नौकरी बनाएं, आप उसको एक स्किल के तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। टाइपिंग के स्किल्स बहुत से लोग अब आते हैं उनको टाइपिंग करना, वरना जब मैं छोटी होती थी 20 साल पहले हर बंदे को टाइपिंग नहीं आती थी, कंप्यूटर यूज़ करना ही नहीं आता था। सो
हर वक्त क्योंकि नई इनोवेशंस आ रही हैं, तो आप भी नई इनोवेशंस आने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई नई स्किल सीखें। क्रोशे सीख सकते हैं, निटिंग सीख सकते हैं, कोई नया काम सीखें, कुकिंग सीख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं बनाना आता, ऑनलाइन यूट्यूब पे जाएं और वीकली कोई ना कोई नई डिश तैयार करें और उसको बार बार बना के देखें जब तक वो परफेक्ट नहीं होती। एक कोई नई स्किल तो आप सीख सकते हैं ना ऑन अ रेगुलर बेसिस। बहाने बनाने छोड़ दें। 7वां और मेरा फेवरेट जो पॉइंट है, बहाने बनाना छोड़ दें। हम लोग हर चीज़ के लिए बहाना बनाते हैं, ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझसे नहीं होगा। ये चीज़ें अपने आप को कहनी छोड़ दें। एक्सक्यूसेस मत बनाएं। देखिए, बहाने बनाने को करोड़ों बहाने बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन बहानों का क्या फ़ायदा? अगर इंसान ने नुकसान में ही रहना है बहाने बना के, तो बहाने बनाने का क्या पॉइंट है? उन बहानों से आप अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं और किसी को नहीं बेवकूफ़ बनाते। जब आप कहते हैं ना कि हाय हाय टाइम नहीं है ये करने के लिए, टाइम बनाना पड़ता है व्यूअर्स। कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए एफर्ट करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। चाहे आपके पास टाइम हो या ना हो, आपको टाइम बनाना पड़ता है। अगर हम कहें कि किसी भी बंदे के पास बहुत सा फ्री टाइम है, तो ये इनकरेक्ट बात होगी। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। और 8वें पॉइंट की तरफ आते हैं। हर नाकामी को एक कामयाबी की अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। यानी कि अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ में फ़ेल करते हैं, तो ये मत सोचें कि बस अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम ज़ीरो पे आ गए। आप उस नाकामी से सीखें और अपनी नेक्स्ट अचीवमेंट को मज़ीद और बेहतर बनाएं। ये बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे ही हम फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में, तो हम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, रोने पिटने शुरू कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब मुझे आप देखिए, मैंने कितने डिफरेंट काम और कितनी चीज़ें ट्राई की, हर चीज़ में मैं नहीं सक्सीड की। अब जैसे मेरी स्किन केयर, हेयर केयर की ब्रांड है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही चल रही है, लेकिन बहुत सी नाकामियों के बाद एक कामयाब बिज़नेस की तरफ मैं गई। मतलब मैंने कपड़ों की एक बिज़नेस स्टार्ट की, क्लोथिंग लाइन, वो नहीं चल पाई, कुछ देर चली, उसके बाद क्योंकि पार्टनर के साथ थी, जो भी मामलात हुए वो नहीं चल पाई। मैंने रेस्टोरेंट बनाया, मैंने सैलून बनाया, मैंने जिम बनाए, ये सारी चीज़ें मैंने की और उनमें नहीं कामयाब हो पाई। लेकिन उन नाकामियों से जो मैंने सीखा, वो मैंने अपनी अब जो कामयाब बिज़नेस है उसमें वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें चल पड़ी। इसी तरह बिलीव इन योर सेल्फ एंड डोंट कंपेयर योर सेल्फ। अपने ऊपर यकीन रखना, ये मेरे पिछले पॉइंट के साथ कनेक्ट होता है। एक तो फेलियर को आपने अपना ज़ीरो, अपने आप को ये नहीं सोचना कि आप ज़ीरो पे आ गए, उसने भी आपको कुछ सिखाया। अब उस नाकामी से आपने क्या सीखना है कि अपने अंदर आपने यकीन रखना है, जो मेरा 9वां पॉइंट है, और दूसरों के साथ मुकाबला नहीं लगाना। हर बंदा अपनी पेस पे कामयाब होता है व्यूअर्स। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी यंग एज पे कोई एक काम किया, कोई बिज़नेस बनाई, वो इतनी कामयाब हुई, उसको बेचा और सारी ज़िंदगी करोड़ों में अरबों में खेलते रहे। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं। और जैसे कि वो एक ब्रांड है जहाँ पे जिंगर भी मिलते हैं और आपको फ्राइड चिकन भी मिलती है। उस ब्रांड के जो ओनर जिस बंदे ने बनाया था, कर्नल सैंडर्स, उसने जाके कई 60-70 साल की उम्र में जाके इस बिज़नेस को बनाया और वो कामयाब हुई और उसको कामयाब होने में भी टाइम लगा। दूसरों के साथ मुकाबला ना लगे, हर बंदे को उसके हिस्से का मिलना ही मिलना है और इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपने डिसअपॉइंट नहीं होना और आपने मेहनत करते रहना है और दूसरों के साथ मुकाबले ना लगाएं। आपने अपनी पेस पे चलना है। हाँ, एफर्ट करते रहें, मेहनत का कोई बहाना नहीं है, लेकिन उस मेहनत के साथ याद रखें कि राइट टाइम पे आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और अगर कोई चीज़ नहीं वर्क करे तो राइट टाइम पे उस पर एग्जिट कर जाएं और कोई नई चीज़ ट्राई करें। देखिए, ज़िंदगी में आप अगर हम चलने की बात करें, पहला कदम जब बच्चा उठाता है तो क्या उसके बाद दौड़ना शुरू हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। बच्चा एक कदम उठाता है, गिरता है, फिर दूसरी दफ़ा उठता है, फिर गिरता है, बार बार गिर गिर के उठता है। बच्चा तो गिव अप नहीं करता, इवेंचुअली वो चलना सीख जाता है और चलना क्या, भागना शुरू कर देता है। और उन्हीं बच्चों में से जिनमें से कुछ लोग वॉक करना और रन करना सीखते हैं, वो बहुत बड़े एथलीट्स बन जाते हैं और रनर्स बन जाते हैं, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे हर बंदे ने अपनी पेस के हिसाब से चलना है। और फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना। देखिए, हम एक रूटीन में फंस जाते हैं कि ये तो चल ही रहा है ना। अब जैसे अगर मैं जॉब कर रही हूँ तो जॉब चल ही रही है ना, हर महीने सैलरी आ ही जाती है, क्या मसला है। लेकिन उसके साथ साथ बिजनेसेस को करना, दूसरे प्रोजेक्ट्स भी करना, एक्टिंग भी करना क्यों करती हूँ? क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में बंदा बैठ के बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ईजी हो जाता है। और जब आप अपने कंफर्ट जोन में जाके बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं तो हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं वो ये है कि हम लेज़ी हो जाते हैं। और लेज़ी होने का मतलब ये है कि फिर हम अपने किसी भी चीज़ के ऊपर उस तरह का एफर्ट नहीं करते जिस तरह करना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है। आज जो मेन पॉइंट्स रेज़ किए वो ये किए कि जल्दी उठना है, मेडिटेशन की तरफ जाना है, हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है, पढ़ना है, सेहतमंद खाना है,
लोगों पे जजमेंट्स नहीं पास करनी। जज करना है तो अपनी ज़ात को करें, मुकाबला लगाना है तो अपनी ज़ात के साथ लगाएं कि अपने आप से बेहतर आपने काम करना है जो कल किया था आपने। दूसरों को छोड़ दें जज करना, नई कोई ना कोई स्किल सीखें, बहाने बनाने छोड़ दें और हर नाकामी को एक कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने की एक और अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें। अपने अंदर यकीन रखें, दूसरों के साथ कंपैरिजन ना ड्रॉ करें और अपने कंफर्ट जोन के अंदर से बाहर निकलें। अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है तो व्यूअर्स इन सब चीज़ों के ऊपर तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। आइए किचन की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे शेफ़ सैयदा नूर हैदर हमारा वेट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आज कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेज़ किए, बल्कि कुछ दिन थे, आपको पता है कल आशूर था, बहुत से और मामलात चल रहे थे, बट क्योंकि इन दिनों में काम नहीं बंदा यूजुअली करता, 8, 9, 10 मुहर्रम को एटलीस्ट हमारे घर में व्हाटएवर हम लोग काम के अलावा इबादत इन चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, तो सोचने का मौका मिला। और जब आप सोचने के बारे में जब सोचते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती हैं शेफ़ नूर। बिल्कुल। अब ये जो मैं बातें कह रही हूँ ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स या कोई ये हमारी रूटीन बात तो नहीं कर रही, रूटीन की चीज़ें हैं, रूटीन की बातें हैं हमारी, कि हमें जो है वो बिल्कुल आपने मतलब कहा कि कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। अर्ली सोना और अर्ली जो है वो उठना, ये भी हमारे ये बहुत अच्छी, ये हमारी बहुत अच्छी हैबिट है। ये जो आप क्या कहते हैं, आपने ये बात की कि एक तो आप सेहतमंद रहते हो और एक जो है आप अपनी फ्रेश रहते हो, जब सुबह उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश होते हो। दूसरा कुछ ना कुछ रोज़ सीखना, मैं कुछ ना कुछ, हालांकि मैं कुकिंग मुझे आती है, देखिए ना कुकिंग भी आपने एज अ शौक शुरू किया था, आपके घर में कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी कि नूर खाना बनाना सीखो, आपने एक पैशन के तौर के पे इंटरेस्ट पे। अब आपकी फैमिली में बहुत से लोग हैं ऐसे जो नहीं खवातीन खाना बनाती, नहीं बनाती। सो द पॉइंट इज हर बंदे के इंटरेस्ट की बात है, जो उसको इंटरेस्ट करे तो अपने इंटरेस्ट को परसू करें। देखिए शेफ नूर, एक पॉइंट आता है जब हम लोग सोचते हैं कि यार काम, हम इतने मसरूफ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कहते हैं, जो अक्सर ख़वातीन हमारे साउथ एशिया में बहुत फेस करती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, हम हाथ पे बैठे होते हैं कि यार अब हम क्या करें? तो बेहतर है कि शुरू से अगर कुछ किया हो, क्रोशे, कुकिंग, IT के अंदर इंटरेस्ट, AI इतनी एक इमर्जिंग चीज़ है। एज ए इन्फ्लुएंसर आप अपनी चीज़ें बनाना शुरू कर दें, अपना यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर लें। बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं जिनके बच्चे कहते हैं कि अम्मी हम जब से बड़े हुए हैं आप तो अपने ही कामों में बिजी हो गई हैं, ना कि वो वाली माँ बने कि बच्चे कहें अम्मी जान छोड़ दें, बार बार आप दिन में 36 दफ़ा फ़ोन करती हैं, आप खुद अपने आप को किसी चीज़ में बिजी करें। बच्चों की शादी हो जाती है, माँ बाप पिटना शुरू हो जाते हैं, जॉब्स की वजह से घर छोड़ के चले जाते हैं बाप, क्योंकि मर्द अपनी चीज़ें रखते हैं, क्रिकेट या फुटबॉल या अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल जाना, जिमिंग जाना, ये करना, वो बंदे अपने आप को बिजी रखते हैं। तो बच्चे अपने कामों में हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद भी मर्द हज़रात कोई गार्डनिंग, कोई चीज़, ख़वातीन जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि बच्चों सारी उन्होंने अपना फोकस बच्चों पे रखा होता है या घर पे रखा होता है। बच्चे बड़े हो गए, घर को अब उस तरह की आपकी ज़रूरत नहीं है, क्या करें? अब अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि आप जब इस एज पे पहुंचे तो आपको वो ना लगे कि हम कुछ नहीं कर रहे। और एज कोई भी नहीं होती शेफ नूर, किसी भी एज पे आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। मुझे याद है, मैं बार बार ये बात शेयर करती हूँ कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी कनाडा में, तो एक 80 साल की खातून अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री हासिल कर रही थी, माशाल्लाह 80 साल की। और जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा पहले मैं छोटी थी, घर वालों ने मतलब हाई स्कूल ही मेरे मुकम्मल, हाई स्कूल की भी डिग्री बेचारी के पास नहीं थी, उन्होंने अपनी GED किया, अपनी हाई स्कूल की डिग्री आउट ऑफ स्कूल लेके। तो मैंने पूछा कि इस उम्र पे आप क्यों कर रही हैं? तो कहती है इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे छोटे थे, फिर बच्चे बड़े हुए, फिर आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन ऑर्डर गए, ग्रैंड चिल्ड्रन छोटे थे, मेरे पास छोड़ जाती थी मेरी बेटी भी, मेरा बेटा भी, और इसी तरह वक्त गुजर गया। अब सब बड़े हो गए और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। और एक मेरी ज़िंदगी का दुख था कि मैंने BA नहीं किया था। तो उन्होंने अपना बैचलर्स किया और उनके ग्रेजुएशन पे उनके बच्चे भी आए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी आए, हस्बैंड की उनकी डेथ हो चुकी थी। बात यह है कि ज़िंदगी में किसी भी स्टेज पे कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ भी जाना है और इसके बाद किचन का भी सेगमेंट होगा शेफ नूर का, तो सबसे पहले तो हम ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे एक बेहतरीन फोक सिंगर को, जिनका नाम माई भागी है। 1920 में आप पैदा हुई, 16 साल की उम्र में आपने सिंगिंग शुरू की। बेशुमार गाने आपके बहुत फेमस हुए, जैसे कि खड़ी नीम के नीचे
एक बहुत आपका मशहूर गाना है। माई भागी एक फोक सिंगर होने के नाते बहुत ज़्यादा आपने फेम हासिल किया। आप अभी भी यूट्यूब पे जाके चेक करें तो बहुत ज़्यादा आपके गाने जो हैं वो आप को सुनने का मौका मिलेगा। बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट। गवर्नमेंट की जानिब से माई भागी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। आपकी डेथ 7 जुलाई 1986 को हुई। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है और वर्ल्ड चॉकलेट डे हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर के चॉकलेट लवर्स के लिए एक ख़ास दिन होता है, जहां चॉकलेट का लुत्फ़ उठाते हैं और दूसरों को गिफ्ट भी करते हैं और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ भी रखी जाती हैं। चॉकलेट फेस्टिवल्स भी होते हैं, लोग अपने इलाकों में डिफरेंट किस्म की चीज़ें भी करते हैं। तो खैर, वर्ल्ड चॉकलेट डे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे आगे जाके, और आज हम अपने बुज़ुर्गों के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए हम कैसे आसानियाँ पैदा कर सकते हैं कि वो जब हमारे साथ एज फैमिली मेम्बर्स रहते हैं तो वो किसी तकलीफ़ का सामना ना करें। आजकल बहुत ज़्यादा ओल्ड होम्स आम हो गए हैं। बुज़ुर्ग अपने जवान बच्चों के, जहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, भरे भरे घर जो हैं वो छोड़ के कहते हैं कि हम अकेले रहना चाहते हैं। तो ऐसा क्या मामला है कि हमारे बुज़ुर्ग हमसे नाराज़ हो गए हैं या हमारे साथ खुश नहीं हैं? वो क्या चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं? देखिए, हम बच्चों की बात करते हैं, माँ बाप की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि घर के बुज़ुर्ग हमारे फैमिली के कितने इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम इतने मसरूफ़ होते जा रहे हैं कि हम अपने बुज़ुर्गों को वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जो हमें उनको देनी चाहिए। तो इस पर भी आज बात करेंगे। ब्रेक के बाद अलबत्ता शेफ़ नूर्स किचन में मुलाकात होगी। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अभी बल्कि ब्रेक में यही डिस्कशन कर रहे थे कि इवन तो हमारा आज का टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लेकिन शेफ़ नूर हम यही डिस्कशन कर रहे थे ना कि देखें कितनी ज़्यादती है कि लोग बड़ी दफ़ा, हम क्योंकि बुज़ुर्गों की बात करेंगे अपने सेकंड हाफ ऑफ द प्रोग्राम में, तो कितनी ज़्यादती है कि हम मुंह पे कुछ दिखाते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। आप बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात करी थी, ज़रा हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी, मतलब ये कि देखें, अब अगर हमारे मदर इन लॉ या हमारे फादर इन लॉ हमारे साथ रह रहे हैं तो कुछ मतलब हम उनको इतना तंग कर देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर जब बुज़ुर्ग होते हैं तो उनकी हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। हाँ। तो उनको टाइम पे खाना चाहिए, उनको जो है वो अच्छा, उसके अलावा भी एक बात जान होता ही है कि देखें, एक एज आती है जहाँ पे बंदा रिलैक्स भी करना चाहता है। जी। बहुत से लोग ये भी करते हैं कि माँ बाप को इसलिए साथ रखा होता है क्योंकि दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे हैं तो सास ससुर संभाल लेंगे। हाँ, उसमें ये चीज़ होती है कि देखिए, एक एज आती है जहाँ पे इंसान को थोड़ा कम्फर्ट चाहिए होता है। बिल्कुल। सो सिर्फ ये नहीं है कि बुजुर्ग हमारे साथ नहीं रहना चाहते, वो रह नहीं पाते क्योंकि हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर देते हैं। सो उनका सोने का टाइम है, बच्चे तंग कर रहे हैं, मतलब उनको इसमें क्या ऑयल डालो? जी, ऑयल डालें। बच्चों को मतलब हम पेरेंट्स ही उनको बताएंगे ना कि आपने मतलब तंग नहीं करना उनको, आपके मतलब बात तो इतने लविंग होते हैं बच्चे। बस ठीक है। इसमें आप 4 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट डाल दें। डन, ठीक है। ये फ्रेश है, बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल ठीक है। भर के डालें ज़रा 4। हाँ जी, ठीक है, डन हो गया। और उसके बाद हम इसको सौते करेंगे और हम ये पहले चिकन मैरिनेट कर लेते हैं, फिर मैं रेसिपी बोलती हूँ उनको। ठीक है, डन है। तो और डाल दें। ये हो गया। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये चिकन हम बना रहे हैं जी आज साबुत मसाला चिकन ग्रेवी। तो इसमें मैंने अभी दही डाला हुआ है और इसमें चिकन और दही है। इसमें अब मैं स्पाइस डालने लगी हूँ। ये होल जी हमारे पास स्पाइस है। इसमें दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च है और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सफ़ेद ज़ीरा और बादियान का एक फूल है। ठीक है जी, ये हम डाल देंगे इसके बीच में। और हमारे पास रेड होल चिल्ली है, इसको हमने सेंटर से 2 किया हुआ है, हमने ये डाल दी। ये जो दही में खड़े मसाले वाली मुर्गी होती है, बहुत, हाँ जी, बहुत जल्दी भी बन जाएगी और बहुत मज़े की भी बनेगी। इसमें हम डाल रहे हैं जी नमक, ठीक है। इसमें हम डाल रहे हैं कुटी हुई 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च भी डाल रहे हैं हम, और हम हल्दी डाल रहे हैं। ये अदरक लहसुन की पेस्ट हमने डाली है ना? सिर्फ लहसुन की पेस्ट है, सिर्फ लहसुन? हाँ जी, लहसुन की है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, ये ले जी, इससे कर लेते हैं, ये बेहतर है। हाँ जी। अच्छा, और फिर? और इसको मिक्स करेंगे और इसमें डाल देंगे साथ हमारे ये अनियन है,
इसको भी मैंने रिंग शेप में काटा हुआ, साथ ही अनियन डालेंगे इसी के साथ। हाँ जी, इसके साथ ही डालेंगे। चलें, आप अपनी वो बता दें इंग्रेडिएंट्स, मैं तब तक इसको मिक्स करके। ठीक है, ठीक और ये हमने डालना कब है अंदर? बस वो थोड़ा सा सौते हो जाए और ये डाल देंगे हम। बिल्कुल और ठीक साथ है। हम अनियन भी डाल देंगे, प्याज हम अलहदा जी। से उसके अंदर डाल के जी, मिक्स प्याज हमने रिंग शेप में काटे हुए हैं, रिंग शेप में आपने काटे हैं, ठीक है जी। सही जी, मैं इंग्रेडिएंट्स बोल देती हूँ। चिकन हमें चाहिए जी 1.5 किलो, प्याज हमें चाहिए 4 से 5 अदद, इसको हमने गोल शेप में काटने। लहसुन की पेस्ट चाहिए फ्रेश पिसी हुई 4 खाने के चम्मच। सुरख मिर्च साबुत चाहिए हमें 10 अदद। दही चाहिए हमें 1.5 कप। हल्दी चाहिए 3/4 चाय का चम्मच। नमक हस्बे जायका। टमाटर 5 से 6 अदद। इसको हमने इस तरह चॉप कर लेना है, ठीक है जी। उसको गोल शेप में नहीं काटना। और सब्ज़ मिर्च 6 से 7 अदद। सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। लौंग 6 से 7 अदद। सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। दालचीनी 2 टुकड़े। काली मिर्च 2 से 4 से 5 अदद, 10 दाने ले लें। सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद। काली इलायची 2 से 3 अदद। ऑयल जो है वो हमें चाहिए 1.5 कप। ये भी और इसी के कुटी अंदर हुई सारे लाल डाल मिर्च, दूं? जी साथ ही डाल दें। और कुटी हुई मिर्च चाहिए हमें 1 चाय का चम्मच। और हम अगर सारी चीज़ें दही में डाल के, लहसुन की पेस्ट भी दही में डाल दें, प्याज भी डाल दें, सारे मसाले डाल के आप इसको मैरिनेट कर लें कम से कम 2 घंटे के लिए। तो हमने आपको दिखाना था इसलिए हमने सिर्फ दही डाल के जो है वो मैरिनेट किया है, बाकी चीज़ें ये डाल रही हैं। अब ये पकने के लिए मिक्स किया और पकने के लिए रख देंगे हम। जब हाफ डन होगा तो हम इसमें डाल देंगे जी टमाटर, और साथ हम डाल देंगे जी अपनी ये ग्रीन चिली काट के। और जब टमाटर का पानी खुश्क होगा, मसाला ऑयल छोड़ने लगेगा, तो हम इसमें सब्ज़ धनिया, अदरक और ग्रीन चिली थोड़ी सी और डाल के हम इसको दम दे देंगे। और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे और सर्व कर देंगे रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ। और ये बेसिकली बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी और बहुत डिलीशियस बनता है ये चिकन। और अगर आप इसके अंदर हरी मिर्च, अगर आप इसके अंदर टमाटर की जगह सिर्फ धनिया वो डाल दें, टमाटो पेस्ट नहीं मैं बताती हूँ, टमाटर आप इसमें डालें ही ना, आप इसमें टमाटर की जगह वो डाल दें अदरक लंबा कटा हुआ। आप यही एग्जैक्ट चीज़ करें, हाँ जी, आप इसमें टमाटर ना डालें, skip कर हरी दें। मिर्च एंड में डाल देना। हाँ जी, हरी मिर्च डाल दें और अदरक के पीसेस जो है वो लंबे लंबे जी, कट करके डाल julienne दें, कट तो वो करके। दही वाली मुर्गी बन दही वाली जाएगी मुर्गी बन विदाउट जाएगी। टमाटर। हाँ सो जी। एग्जैक्ट वही रेसिपी हाँ जी। टमाटर माइनस करके भी बना सकते हैं, विद टमाटर भी जी। बना सकते हैं। अभी हमने इसको अनियन को जो है हमने इसको ब्राउन नहीं किया, हाँ। ये इसी में कच्चे कच्चे अनियन जो हमने डाल दिए ये इसी में कुक होंगे और बहुत ही इसका डिफरेंट किस्म का डिफरेंट फ्लेवर आएगा, वो टिपिकल से हट। हाँ जी। वही वाली चीज़ है ना व्यूअर्स, अक्सर लोग कहते हैं कि समझ नहीं आती, एकदम से गेस्ट आ जाते हैं, क्या करें। तो ये एक 1 पॉट डिश है जो बड़ी क्विक सी है जी। आपने, अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपको पता चल गया, एंड टाइम पे भी पता चला है, आपने उसको मैरिनेशन करके मुर्गी बस रख दी, हाँ जी, सारी चीज़ें डाल दे बीच में, डाल के आपने सवाई बस रख टमाटर दी के, हाँ साइड जी, पे, रख दी। और आपने उसको मैरिनेट होने दिया। बिल्कुल आपके गेस्ट आधा घंटा आने से पहले आपने ये सारी लवाजमात कर दी, आपका खाना रेडी। खाना रेडी है बिल्कुल। साथ एक सैलेड बनाएं, साथ एक अगर बनाना चाहते हैं एक सब्जी बना लें या दाल बना लें, अगर आपके पास शामी कबाब बने हुए पड़े हुए हैं वो रख दें और आपका एक पूरा दस्तरखान जो है वो हो जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स, हमारा इतना फोकस होता है कि दस्तरखान भर दें, ये नहीं देखते कि दस्तरखान पे रख क्या रहे हैं। अब जैसे कि ये एक अच्छी खासी एक कंप्लीट मील है, जी, इसके जी, साथ जी। आपने मिक्स सब्जी बना ली, हाँ जी, मिक्स साथ में आपने चावल दे दिया, हाँ जी बिल्कुल, या आपने रोटी और मिक्स सब्जी के साथ इसको सर्व कर दिया, सर्व कर साथ में दिया। सैलेड रायता दे हाँ दिया, जी। आपका दस्तरखान मुकम्मल है। मुकम्मल है। हमें एक्चुअली आदत है 100 चीज़ें साथ साथ बनाने की, 2 चीज़ें, एक चीज़ भी अगर आपके दस्तरखान पे अच्छी मज़े की बनी हुई है, इट इज़ गुड इनफ। जी मेरा तो पॉइंट ये होता है। और यहाँ पे वही वाली बात भी, अगर दस्तरखान की बात करें, एक और तरीका हमारे बड़ों को तंग करने का जो होता है, जो शायद हम रियलाइज़ नहीं करते, वो ये है कि खुराक। अच्छा, खाना हम घरों में ऐसा बनाते हैं जो हमारे बुजुर्ग खा ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब बिल्कुल। आपने घर में बर्गर बना लिया, बर्गर मंगा लिए, अब आपके घर के बुजुर्ग अगर बर्गर खा ही नहीं सकते, या दांतों का इशू है, या कोई और प्रॉब्लम है, या उनकी पसंद की चीज़ नहीं है। मेरी एक दोस्त है, उसकी मदर इन लॉ जो है वो जब शिफ्ट आउट हुई तो जाके इन्होंने बड़ी कोशिश की उनको मनाने की और कन्विंस करने की, वटेवर। बाद में क्या बात निकली, आंटी का मेन इशू ये था कि भाई घर में ये लोग जो खाने के लिए बनाते हैं वो मैं खा ही नहीं सकती। जो देसी खाना बनता है उसमें मिर्चें बहुत होती हैं, मुझे ब्लड प्रेशर का इशू है, मैं नमक इतना खा नहीं सकती, नमक और मिर्चें बहुत होती हैं। उसके अलावा जब देसी खाना नहीं बनता तो गोरे खानों में पिज़्ज़े मंगा लेते हैं, बर्गर मंगाते हैं, वो मैं खा ही नहीं सकती। नहीं, खाते भी हैं कुछ लोग, कुछ बुजुर्ग बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन उनका मिजाज नहीं था। उनका मेन पॉइंट ये था कि भाई अगर मैं अपने ही घर में रह के वो चीज़ें नहीं खा सकती जो मैं मतलब खा ही नहीं सकती खाना,
तो मैं यहाँ रह के क्या करूँ? बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ऐसे बुजुर्गों को जानती हूँ जिन्होंने बेसिकली जब किनारा कशी की अपने बच्चों से तो इसलिए की क्योंकि सारी घर की जिम्मेदारियां उनके ऊपर थी। बेसिकली शादी बेटे की बहुएं आ गई 2 घर के अंदर, अब बहुएं भी काम करती हैं, बेटे भी काम करते हैं, बच्चे उनके आगे से हो गए, अब 6 बच्चे जो है वो बेचारी सास संभाल रही है। नहीं जाती है। तो आई मीन द पॉइंट इज ये भी तो चीज़ देखनी है ना कि हम क्या करें। मुझे पता है एक वक्त होता था जहाँ पे सारे फैमिली वाले घर के मिलजुल के साथ में संभालते थे और चीज़ें वगैरह देखते थे कि बड़ी अच्छी बात थी और बड़ी प्यारी बात थी, लेकिन अब हो मगर फिर सब लोग मिल बांट के चीज़ें करते भी तो थे। ये तो नहीं था ना कि एक पे जिम्मेदारी जिस तरह हम लोग कहते हैं कि जी बहू आप कोई मतलब अनपेड मुलाजिम नहीं उठा के लेके आ रहे, उसी तरह आपकी सास भी एक अनपेड आपके घर का स्टाफ मेंबर नहीं है जिसको आप बेसिकली सिर्फ उनसे काम करवाएं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है व्यूअर्स, जहाँ पे हम हमेशा कहते हैं कि जी बहुओं को बेटियों की तरह रखना चाहिए, उसी तरह सास को फिर माँ या माँ से बढ़ के रखना चाहिए और एज फैक्टर का ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना मतलब चाहिए। 80 साल की खातून से अगर आप 6 बच्चे संभलवाएंगे तो उनका क्या हाल होगा या 70 साल की औरत का। इस चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं ना ओ आपकी अम्मी संभालती होंगी, आपकी अम्मी देखती होंगी बच्चों को। मैं बिल्कुल अपनी अम्मी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डालती हूँ, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने पाल लिए 3 बच्चे, ये भी बहुत आपा असद और मैं, उन्होंने पाल लिए। मेरी सास ने माशाल्लाह 8 बच्चे पाले, मतलब 7 बच्चे माशाल्लाह पाले, तो एक खातून ने अपना काम कर लिया है, हम क्यों उनके ऊपर डालें। और मेरी मदर इन लॉ इज ऑलवेज बीन वेरी क्लियर कि अपने बच्चे सब खुद सांभे, और बड़ी अच्छी बात है ये, और मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। भाई उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर ली हैं, अब हमारा फ़र्ज़ है कि अब हम करें उनके लिए। और उल्टा उनके लिए आसानी पैदा करने के बजाय हम क्या करते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनसे डिमांड्स करते हैं। और अल्लाह माफ़ी दे, मैंने तो ऐसे घर भी देखे हैं जहाँ पे घर के बुजुर्ग सिर्फ इसलिए रखे हैं कि अल्लाह माफ़ी दे, तो बस सफ़र ये फौत हुए, इनसे जान छुटे ताकि घर हमारे नाम हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जदा दे। सो द पॉइंट इज़ इस चीज़ के बारे में बड़ा ख़ास ख्याल हमें करना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि देखें व्यूअर्स, ज़िंदगी मौत की कोई गारंटी नहीं है। आज मैं हूँ कल नहीं होंगी, अल्टीमेटली हम भी एक एज पे पहुँचेंगे शेफ नूर, एक पॉइंट आएगा। अभी भी आप मुझे बताएं, जिस तरह हम 20 साल पहले सुकून से छलांग मार के उठते थे, अब नहीं उठा जाता, थोड़े गिट्टे गोडे हिले होते हैं हमारे, हम जरा अपने आप को जगाते चिड़े मार के कि यार उठो जरा एक्टिव हो, और 20 साल ऐड करें इस लाइफ के अंदर। हमने भी उसी एज में जाना है। भाग सकती हैं आप छोटे छोटे बच्चों के पीछे? नहीं। पागलों की तरह झल्ली हो सकती हैं लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो द पॉइंट इज, देखें हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, अब आगे जाके हमने अपने पेरेंट्स के लिए आसानी पैदा, और मैंने ये खुदा की कसम शेफ नूर देखा है, अपनी आंखों से देखा है, 1000 दफ़ा देखा है कि जो लोग अपने माँ बाप के साथ सही नहीं चलते उनका बुढ़ापा कभी सुकून से नहीं गुजरता। बिल्कुल सही कहते हैं, माँ का फाते अमल है ना, कभी नहीं उनका हाँ। बुढ़ापा सुकून से गुजरता। मैंने तो ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि लोग चीखे मार के रो रहे हैं कि यार ये क्या हो गया, क्यों हमारे बच्चे हमें पूछ नहीं रहे। तो फिर किसी घर के बड़े ने या बुजुर्ग ने कहा तुम भी तो अपनी माँ से कितनी बदतमीजी करती कहते हैं कि आप जो करेंगे वो वापस लौट के आपके झोली में औलाद के थ्रू ही आता है, औलाद के थ्रू ही आता है। इसीलिए मैं ये बात हमेशा कहती हूँ, मुझे याद है मैं छोटी सी थी, मेरी अम्मी हमेशा हंसती हैं इस बात पे, मतलब बहुत यंग थी, मतलब मामा की कमेटी पार्टी हो रही थी तो सारी फ्रेंड्स उनकी बैठ के ना गप्पे लगा रही थी, और सीधी बात है कुछ गीबत भी कर रही थी दूसरों की बच्चियों के बारे में। तो बाद में मुझे याद है मैंने अपनी अम्मी से बात की, मैंने कहा मामा आप दूसरों की बेटियों के बारे में बात करी तो आपकी भी तो 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सो मामा चुप हो गई उस वक्त। बाद में बड़े साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि जोगन तुमने जो बात की थी ना उसके बारे में मैंने बहुत सोचा कि बात तो सही है, आज हम किसी और की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं, कल मेरी बेटियों के बारे में। और वही हुआ, मैंने मीडिया में काम करना शुरू किया, लोगों ने कितनी फजूल बातें की, कितनी गंदी गंदी बातें मेरे बारे में की, कैसे कैसे इल्ज़ाम मेरे पे लगाए। तो बात यह है कि व्यूअर्स होता है। आपने ये बात की, मैंने भी अपनी अम्मी से बात की, मेरी अम्मी अपनी भतीजी लेके आई तो मैंने कहा अम्मी देखेंगे आपकी भतीजी है, आपने उसका साथ बुरा नहीं करना, आप ये देखें आपकी भी 2 बेटियाँ हैं, अगर आप उसके साथ करेंगी तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो मेरी अम्मी चुप कर गई, मेरी शक्ल देखने लगी। अम्मी कहती है वो मेरी भतीजी है, मैं उनके साथ क्यों बुरा करूँगी। मैंने कहा लेकिन अम्मी आपने, मेरी अम्मी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, डांट देती होती थी, डांट देती थी। हाँ, तो मैं कहती थी कि अम्मी आपने इस तरह नहीं करना क्योंकि वो आपकी भतीजी है, अगर आप उनके साथ करेंगी ना हमारे साथ इस तरह होगा। और वही वाली चीज़ है ना, एट द एंड ऑफ द डे व्यूअर्स पॉजिटिवली चलना है, बुजुर्गों का ख्याल करना है। देखिए
खाने पीने को अगर ले लें, हमारे कल्चर में इतना ज़्यादा खाने के ऊपर फोकस होता है। सबसे ज़्यादा क्यों इतना फोकस होता है? क्योंकि हमारे बड़े खाने बना बना के हमारे साथ लाड करते हैं। अब्बा जी गए लाड में, सुबह निहारी उठा के ले आए, हलवा पूरी ले आए। माई पॉइंट इज़ व्यूअर्स, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जो हमारे लिए किया, हम सारी ज़िंदगी भी एफर्ट करते रहे तो हम नहीं पूरा कर सकते। तो बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें। अगर ब्रेक, हाँ सॉरी आपकी बात काट रही, अगर हम खाना बना रहे हैं उनके लिए तो हम नमक कम डाल दें, उनके लिए निकाल लें, बाद में आप ग्रीन चिली डाल लें, गरम मसाला डाल लें, थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालें। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बहुत से लोगों के घरों में ब्लड प्रेशर का इशू होता है, आधा एक वही हांडी में नमक कम और चीज़ें बैलेंस की जा सकती। अच्छा, हमें यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड चॉकलेट डे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। चॉकलेट का हर बंदा शदाई होता है, लेकिन किस हद तक हेल्दी है और कितनी कंज्यूम करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए, ये हम डिस्कस करेंगे ज़ैनब गोंदल के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड चॉकलेट डे मनाया जा रहा है, जो हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन की शोहरत 7 जुलाई 1550 से जोड़ी जाती है। 1550 से जब सबसे पहली दफ़ा यूरोप में चॉकलेट इंट्रोड्यूस हुआ। कहते हैं कि पहली दफ़ा चॉकलेट को स्पेन लाया गया था और फिर धीरे धीरे ये पूरे यूरोप और फिर दुनिया में मशहूर हो गया। वर्ल्ड चॉकलेट डे सबसे पहली दफ़ा 2009 में मनाया गया था और उसके बाद हर साल ये दिन 7 जुलाई को लोग चॉकलेट के ज़रिए अपने प्यार, खुशी, मिठास वगैरह का इजहार करते हैं। हमारे साथ ज़ैनब गोंदल है, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। भाई, वर्ल्ड चॉकलेट डे तुम्हारा आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा, मुझे तो था आप स्टार्ट ही यहाँ से करेंगी। तुम्हें मैंने इस टॉपिक पे तो बिल्कुल नहीं बुलाना था कि तुमने इसके अगेंस्ट बात करनी नहीं, एक्चुअली इसलिए नहीं क्योंकि हम चॉकलेट पे पहले बात कर चुके हैं प्रोग्राम पे। और दूसरी बात, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि चॉकलेट इन इट सेल्फ बुरी नहीं है, उसमें जो चीनी और दूध की मिकदार है वो मसला ख़राब करती है। चॉकलेट तो बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे मैं ये ज़रूर पॉइंट आउट करूँ कि अभी फ़र्स्ट पोर्शन में हम ज़ैनब से बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। उसके बाद ज़ैनब मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ रुकें प्रोग्राम में, क्योंकि देखें हमने अभी बुज़ुर्गों की बात करनी है इसके बाद। बिल्कुल। तो जब आप बुज़ुर्ग की बात करते हैं, वैसे चॉकलेट की बात करें तो दिमाग में बुज़ुर्ग ही आते हैं, क्योंकि हमारे घर के बड़े नाना नानी दादा दादी चॉकलेटें देते थे। बिल्कुल। पहली चॉकलेटें आई थिंक नाना नानी दादा दादी नहीं दी वही एंजॉय की है, जो उन्हीं के दीवे एंजॉय किए हैं। तो हमेशा हम लोग अपने घर के बड़ों के साथ मीठी चीज़ ही कोई वाबस्ता करते हैं या कोई ट्रीट वाबस्ता करते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी बात करेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स बुजुर्गों की एक न्यूट्रिशन और खुराक का भी खास ख्याल रखना होता है, बिल्कुल, जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है बुढ़ापे में। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। उनका कुछ खाने का मूड नहीं होता, हम भी ज़्यादा एफर्ट नहीं करते और इसी तरह उनकी सेहत बर्बाद होती जाती है। बिल्कुल। लेकिन चॉकलेट, अच्छा, चॉकलेट की बात करने से पहले ना मैं थोड़ा सा, पहले भी जो हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं पाकिस्तानियों से इख्तलाफ करना चाहूँगी समेत अपने। प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं, मैंने 99% लोगों को कभी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ते हुए नहीं देखा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें पता ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। जैसे ही हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, हम चाहे वो हलाल हराम कंफर्म करने के लिए हो या चाहे हम इंग्रेडिएंट्स चेक करने के लिए हो, इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी देखते हैं, या हो सकता है गोरों को देख के हम इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और हम इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी चेक करें कि उसमें क्या है। जैसे ही मैंने अपनी जो है वो स्टडी स्टार्ट की और इसमें मैंने ये सीखा कि जी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी कोई चीज़ होती है, जिससे पहले मुझे वाकई नहीं पता था कि जी लेबल्स और ये क्या होता है, किस तरह से होता है। मैंने जब सीखा तो आई गॉट टू नो कि वाकई लोगों को नहीं पता। अब चॉकलेट को जहां हम बात कर रहे हैं, चॉकलेट एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जिसके बेतहाशा फ़ायदे हैं। आज जब मैं इस सेगमेंट को क्लोज़ कर रही हूँगी तो मुझे उम्मीद है कि हर पेरेंट खुद भी चॉकलेट आज से स्टार्ट करेगा और अपने बच्चों को भी स्टार्ट कराएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में अवेलेबल वाइट चॉकलेट या आपकी जो ब्राउन चॉकलेट या जिसको हम कह सकते हैं नॉर्मल चॉकलेट जो अवेलेबल है, मिल्की चॉकलेट्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट्स जो शेल्फ पे अवेलेबल हैं, मैं उनके फ़ायदों की अनफॉर्चुनेटली बात नहीं कर रही। आपने अगर अपनी हेल्थ बेनिफिट्स को अचीव करने के लिए चॉकलेट लेनी है तो आपको डार्क चॉकलेट जिसकी कंसिस्टेंसी कोको की 70% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप ये फ़ायदे जो है वो सारे अटेन कर सकते हैं। आई नो लोग कहेंगे कड़वी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। बच्चा जो पैदा हो रहा है उसको नहीं पता कि चॉकलेट मीठी है या कड़वी है। आप जो खा रहे हो आप उसको बता रहे हो कि अच्छा ये वाइट चॉकलेट है, ये ऐसी मीठी होती है।
वाइट चॉकलेट के अंदर मेरा ख्याल है 1% या 0.5% ऑफ कोको मौजूद होता है, जो कि एक्चुअली चॉकलेट होती है। बाकी वाइट चॉकलेट के अंदर मौजूद क्या है? ऑयल्स आपके, आपका दूध, आपकी चीनी और आपके जो स्वीटनर्स हैं या जो फ्लेवर्ड आप खा रहे होते हो चॉकलेट्स, वो अवेलेबल है। असल में चॉकलेट की इतनी फॉर्म्स आ गए हैं ना, डार्क चॉकलेट तो अपनी जगह है और मिल्क चॉकलेट ये हमेशा से थी। बिल्कुल, वैसे शुरू में मिल्क चॉकलेट ही होती थी ज़्यादा, फिर डार्क चॉकलेट का एडवेंट हुआ, उसके बाद वाइट चॉकलेट भी बड़ी फोकस में आ गई और उसके बाद रूबी चॉकलेट जो जो पिंक कलर की चॉकलेट होती है। एक बात मैं आपको बता दूं व्यूअर्स कि अगर मिठास और चीनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे ज़्यादा मिठास और चीनी पिंक वाली जो चॉकलेट है, रेड वाली जिसको हम कहते हैं रूबी चॉकलेट, और उसके अलावा वाइट चॉकलेट में होती है। सेकंड में फिर मिल्क चॉकलेट पे आती है और फिर बिल्कुल एंड में डार्क चॉकलेट पे आती है। सो ये चीज़ का खास ख्याल रखना है कि चॉकलेट जितनी ज़्यादा मीठी है उतनी ही ज़्यादा अनहेल्दी है। आप उसकी कंसंट्रेशन पीछे से पढ़ो। मेरा इंग्रेडिएंट लिस्ट पे रोना, शुरू में रोने का तुक ही ये था कि आप उसको पढ़ो कि इसमें कितने % कोको है। 70 से ऊपर अगर उसमें कोको मौजूद है तो उसके बेनिफिट्स पे हम बात कर रहे हैं आज। नंबर 1, आपको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, आपका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, आप चिड़चिड़े होते हो, आप डार्क चॉकलेट खाना स्टार्ट कर दो, आपका मूड नेचुरली अपलिफ्ट हो जाएगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे और उससे भी मज़े की बात, आपका डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत हद तक कम हो जाएगा। नंबर 2, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्दी इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हम बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ले रहे होते हैं, लेकिन हमें उस फॉर्म पे नहीं मिल रहे होते जो हमें डार्क चॉकलेट दे रही है। फॉर एग्जांपल आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कुछ आपकी चॉकलेट के अंदर मौजूद है, लेकिन डार्क चॉकलेट जो मैं बात कर रही हूँ। नंबर 3, उसके अंदर आपकी जितने ज़्यादा फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पे मैं बात करती रहती हूँ, इस फ्रूट में ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये फ्लेवोनॉइड है, वो सारे के सारे आपकी डार्क चॉकलेट के अंदर मौजूद हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट चॉकलेट में होने का मतलब ये है कि ये आपको कैंसर से प्रिवेंट कर रही है डायरेक्टली, लेकिन उसी के अंदर जो चीनी है वो आपको कैंसर के करीब लेके जा रही है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स याद रखने को। चॉकलेट, कोको इन इटसेल्फ बहुत एक ये जो कोकाओ ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन हम हर अच्छी चीज़ का बेड़ा गर्क कर देते हैं उसके अंदर चीनियाँ डाल के। बिल्कुल। अच्छा, मैं चॉकलेट बनाने का तरीका भी बताती हूँ, मैं बेनिफिट्स बता लूँ कि घर पे ही आप कैसे बना लो, मार्केट से खरीदो ही मत। उसके बाद आपका अगला जो बेनिफिट है कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। किसी भी इंसान को जिसको स्टेंट का डल चुके हैं या बहुत ज़्यादा उसको इश्यूज़ रहते हैं, वो डार्क चॉकलेट डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दे, 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा चॉकलेट आपने एक टाइम पे नहीं खानी। अच्छा, मैं आपको एक बड़े मज़े का फ्रूट के साथ ऑप्शन बता सकती हूँ डार्क चॉकलेट को यूज़ करने का। आपने डार्क चॉकलेट को मेल्ट किया, अब आपको यही हो रहा होगा कि यार इसमें कोई मिठास नहीं है या इतना वो नहीं है। आप सर्दियों में मैं ये अक्सर करती हूँ जब सीज़न स्ट्रॉबेरीज़ का आता है, स्ट्रॉबेरी को डिप कर लें उसके अंदर। आपने चॉकलेट मेल्ट की, उसमें स्ट्रॉबेरी को डिप किया और उसको साइड पे बटर पेपर पे रखते गए, वो इवेंचुअली चॉकलेट हार्ड हो जाती है और आपके पास आप जब इंग्लैंड गई हैं, आपने मुझे पूछा कि तुम्हारे लिए क्या लेके आऊँ, तो मेरी फरमाइश ये थी ना स्ट्रॉबेरी एंड चॉकलेट वहाँ से मेरे लिए ले आए, लेकिन वो आ नहीं सकती थी तो वो एक अलग बात थी, लेकिन फरमाइश बट वही चीज़ आप मैंगो के साथ कर सकते हैं। आम, आपके आम के क्यूब्स काटे ज़रा सख्त आम के, उसके अंदर आपने टूथपिक डाला और उसको आपने चॉकलेट में डिप कर करके बनाना के साथ कर सकते हैं। बनाना के साथ आप कर सकते हैं, पीचेस के साथ कर सकते हैं, आड़ू के साथ कर सकते हैं, खुबानी के साथ कर सकते हैं, आप प्लम के साथ नहीं मज़े का होता, बट कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके साथ आप चॉकलेट डिप फ्रूट बना सकते हैं। बिल्कुल, और आपको मज़ा भी आता है इवेंचुअली। ब्लड प्रेशर का जिन लोगों को इशू रहता है, अब दूसरी चॉकलेट्स पे जब हम जाएंगे तो वो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रही होंगी, लेकिन जब आप डार्क चॉकलेट पे आओगे तो आपका ब्लड प्रेशर वो लोअर कर रही होंगी। और उसके साथ साथ जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर दिया है, नींद नहीं आती, प्रॉपर स्लीप का प्रॉब्लम है, वो इसको तकरीबन 5 से 6 बजे रात को, शाम में सॉरी, डेली लेना शुरू कर दें तो उनके जो स्लीप प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके मेलाटोनिन को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्हांस करता है, तो आप बड़ा जो है ना हैप्पी नींद को फील करते हो। ये आपकी स्किन को अच्छा करने में बहुत हेल्पफुल है। आई नो ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्रेरी मैं बात कर रही हूँ, लोग तो कहते हैं कि जी मैंने चॉकलेट खाई तो मेरे मुँह पर पिम्पल हो गया, चॉकलेट खाई तो मुझे एक्नी होना शुरू हो गई, लेकिन अगर आप डार्क चॉकलेट खाते हो तो जितना भी आपकी यूवी रेज यानी जो सन की रेज आपकी स्किन को ख़राब कर रही होती हैं, आप उसको रिपेयर कर सकते हो। ऑफ कोर्स सन ब्लॉक इज़ इम्पॉर्टेंट, सन ब्लॉक लगाना है, ये नहीं कि अच्छा जी मैं एक चॉकलेट का बार अपने साथ लेके जा रही हूँ तो अब सन ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, सन ब्लॉक आप लाजमी लगाएं, लेकिन उसके साथ डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करें। अब डार्क चॉकलेट बनानी कैसे है, जैसे मैंने पहले कहा कि घर पर बनानी सिखाती हूँ।
आपने सिंपल, आप जिसको हम कोको या कोकाओ या जो भी बोल रहे हैं, ये बीन्स की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, पाउडर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आप दोनों में से जो चाहें आप वो ले लें। 1 कप आपका जो है वो मेजरिंग कप्स की मैं बात कर रही हूँ, 1 कप आपने वो ले लेनी है। उसके साथ आपने 1 कप जो है या तो आप कोकोनट मिल्क ले लो, या आप उसके साथ बेशक कोको बटर्स भी आते हैं, आप वो वाला बटर ले सकते हो, वो भी 1 कप आएगा। इसके अंदर आपने हाफ कप आप मेपल सिरप डाल सकते हो, या आप इसके अंदर हाफ कप जो है वो अपने हनी उसको भी ऐड ऑन कर सकते हो। ऑफ कोर्स स्वीटनेस जो है वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैटर कर रही होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़वी चीज़ें पसंद है तो आप सिर्फ 1 या 2 स्पून कर लो, अदरवाइज आप इसमें हाफ कप जो है हनी या मेपल सिरप का ऐड ऑन लाजमी करें। अब पिंच ऑफ सॉल्ट इसमें इसलिए जाएगा क्योंकि उसके टेस्ट को बैलेंस आउट करने के लिए। बनाने का तरीका डबल बॉयलर होगा। डबल बॉयलर का मतलब ये होता है कि आपने एक सॉस पैन लिया है, उसके अंदर आपने पानी डाला है, पानी जब गर्म हो जाए उसके ऊपर आप एक शीशे का बोल रखें, उसके अंदर आप अपने अपना कोकोनट वो है ऑयल है उसको मेल्ट डाउन कर लो, या उसके अंदर आपने जो दूसरा ऑयल आपको मैंने बताया है कोको बटर, आप उसको मेल्ट डाउन कर लो। उसके अंदर आप अपने कोको को ऐड ऑन करो, उसको अच्छी तरह से आप स्टर कर लो। स्टर करने के बाद आप उसको रिमूव करेंगे लिड से, वो मेल्ट डाउन हो चुका होगा। आप उसमें अपना हनी और अपना सॉल्ट ऐड ऑन करोगे। आप इसको बेकिंग ट्रे पे या फ्रोज करने वाली जो आपकी ट्रेज होती हैं, जितने आप चॉकलेट का साइज़ चाहते हैं आप उतना उसमें करो। आप इसको रेफ्रिजरेटर में डाल दो, आपकी चॉकलेट जो है वो घर पे तैयार है। बहुत इजी सिंपल, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसका ख्याल आपने स्टोरेज के टाइम पे बड़ा ये रखना है कि आपने इसको डार्क और कोल्ड प्लेसेस पे स्टोर करना है। आपने इसको बाहर ऐसे ही नहीं छोड़ देना खुली हवा में। दूसरी चीज़, हम इसको और हेल्दी बनाने के लिए इसमें नट्स और सीड्स जो हैं वो ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मैंने रेसिपी में बताया, आपने हनी जहाँ पे ऐड ऑन करना है वहाँ पे आप इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हो, बादाम ऐड कर सकते हो, काजू ऐड कर सकते हो, जितने आपके सीड्स हैं जो आपको पसंद है, फूल मखाना ऐड ऑन कर सकते हो। एक्चुअली चॉकलेट की बात ये होती है कि उसकी क्रेविंग जो है ना आपको इतनी ज़्यादा की नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम जब चॉकलेट खाने के लिए बैठते हैं ना, एक हौका चढ़ जाता है। उस हौके को कंट्रोल करना है। एक्चुअली जैसे कि आपने कहा 1 या 2 पीस, सो आप चॉकलेट चीज़ों में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी, जो चॉकलेट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट शेक्स काइंड ऑफ चीज़ें हैं, इट्स नॉट द सेम थिंग। बहुत से लोग क्या करते हैं कि दूध के अंदर जो है वो चॉकलेट पाउडर जो होता है, जिसमें चीनी और पता नहीं क्या क्या मिक्स होता है, उसमें चॉकलेट बहुत कम होती है, चीनी और कलर उसमें ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ अगर आपने बच्चों को चॉकलेट मिल्क भी देना है तो डार्क चॉकलेट का 70% का एक पीस आपने रात को अगर बच्चों को फॉर एग्जांपल देना है, अव्वल तो नहीं ज़रूरत होती है दूध को एज इट सेल्फ ही बच्चों को दें, क्योंकि दूध फिर एक सेपरेट ट्रीट हो जाती है और वो चॉकलेट अलहदा हो जाती है। जब सब चीज़ें मिक्स कर देते हैं तो फिर बच्चों को ज़्यादा क्रेविंग होती है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन इसमें हॉट चॉकलेट जिसको हम कहते हैं, जिसको बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें चॉकलेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, आपने थोड़ा सा दूध ऐड करना है, उसमें चीनी ये वो कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती। एक रिसर्च ने प्रूव किया है कि अगर आप हॉट चॉकलेट 1 महीने तक दिन में 2 कप इस्तेमाल करते हो तो आपके जो स्टेम सेल्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बेटर ग्रो करते हैं, आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो इसको नहीं पीते। लेकिन इवेंचुअली बात हम डार्क चॉकलेट की कर रहे हैं, ना मैं बात कर रही हूँ चॉकलेट सिरप की जो मार्केट में अवेलेबल है, ना चॉकलेट पाउडर्स की जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी हम किसी की बात नहीं कर रहे। जो बेनिफिट्स हैं वो सारे के सारे आपका जो कोको की कितनी उसमें क्वांटिटी है, कितनी मिकदार मौजूद है, उस पर टोटली डिपेंड कर रहा होता है। आपने अगर 90% कोको वाली चॉकलेट खानी शुरू कर दी है तो ऑफकोर्स आपको फ़ायदे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो कड़वी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना इसको बैलेंस आउट करना है। आप उसको सिंपल करो, 50% पे ले आओ, 60 पे ले आओ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएंगे तो मुश्किल भी नहीं होगी। 70% वैसे बड़ी इजी टू कंज्यूम है। 70% मैंने हमेशा, हम लोगों ने भी घर पे जब मैंने, बट एक बात बताऊं व्यूअर्स, इतनी सी मिल्क चॉकलेट का भी पीस प्रॉब्लमेटिक नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बात ये होती है कि हौका, दिल चाह रहा है चॉकलेट की पूरी बार नहीं खानी। प्रॉब्लम ये है कि हम जब एक बार खरीदते हैं ना, हमें लगता है कि हमने वो पूरी बार मुकम्मल करनी है। अगर ये प्रॉब्लम है आपकी तो छोटी बार मार्केट में अवेलेबल होती हैं इतनी। और अगर कोई आपके लिए ले ही आता है, कोई मेहमान या कोई आपके लिए चॉकलेट्स थैले वगैरह में डाल के, कुछ आप खा लें, कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कुछ स्टाफ को दे दे। मैं तो हमेशा जब बहुत ज़्यादा चॉकलेट आती है तो जैनब मैं फ़ौरन ही ना स्टाफ और सब घर वालों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। मुझे पता है कि अगर इतना बड़ा थैला चॉकलेट का पड़ा हुआ है तो मैंने खाना ही खाना है, बिल्कुल वो मुकेगा नहीं तो मुझे सुकून नहीं है ना। तो बेहतर नहीं है उसी वक्त खोलो, सबके साथ शेयर करो, कहानी खत्म करो। ट्रीट को ट्रीट रहने दें व्यूअर्स। और डेली अगर आपने चॉकलेट खा ली तो जैसे जैनब ने कहा खा सकते हैं, लेकिन फिर 2 पीस या 1 पीस आप
डार्क चॉकलेट का खाएं, दैट्स इट। मेरे बच्चे मांगते हैं, मैं उनको निकाल देती हूँ, एक पीस डार्क चॉकलेट का खिला देती हूँ, लेकिन हर वक्त नहीं। खाने के बाद बिल्कुल एज अ ट्रीट, खाली पेट जो बच्चा चॉकलेट मांगेगा वो फिर पूरी बार ही खाएगा। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे आपको खाना खा लो, उसके बाद आपको चॉकलेट मिल जाएगी, फिर एक पीस पे भी पेट भर क्योंकि जाता है। मीठा जो है ना, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप एक चम्मच चीनी की खाते हो तो वो आपके ब्रेन को स्लो डाउन करती है फॉर ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स। अब बच्चे जो हमारे हैं वो हाइपर एक्टिव क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम उनको हर चीज़ चीनी वाली खिला रहे हैं, चाहे वो आपके पिज़्ज़ाज़ हों, बर्गर्स हों, आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हों, या आप उनको दूसरे जूसेस पिला रहे हो, डब्बे वाले जूसेस पिला रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आप उनको चीनी 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 ही देते जा रहे हो। और अब अगर उनका ब्रेन स्लो डाउन हो रहा है, उनका प्रोसेस स्लो डाउन हो रहा है, तो हम उनको ही ब्लेम कर रहे हैं। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, बच्चे का कसूर नहीं है। और बड़ों को भी एक बात, और अच्छा एक और बात आपने नोटिस की, जिसको खुदा ना खास्ता पता चल जाए उसको डायबिटीज हो गई, सबसे पहले उसका दिल चाहता है चॉकलेट खाने का। ये नोट किया? यस। अच्छा, ये एक नफ्सियाती प्रॉब्लम है व्यूअर्स, मोर देन इट इज़ एन एक्चुअल फिजिकल प्रॉब्लम। तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बंदे को सोचना चाहिए। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल इशू है, जब इंसान के दिमाग में बैठ जाता है कि ओ नो, ये वो वाली बात है व्यूअर्स। मैं आपको कहती हूँ, आपने गुलाबी हाथी के बारे में नहीं सोचना, पिंक एलिफेंट के बारे में आपने नहीं सोचना, ज़हन में एकदम से आपके गुलाबी हाथी आएगा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ से मना किया जाता है वही चीज़ इंसान की फितरत है कि आपका दिल चाहता है करने को। बेहतरीन अमल, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कि आप अपने आप को कहीं ना कि मैं ये चीज़ नहीं खा सकती, बिल्कुल कम खानी है, मुनासिब मिकदार में खानी है। एंड अगेन इट रियली इज़ अबाउट बैलेंस। ट्रू। आप जब दुकान में जाते हैं, आपके सामने चॉकलेट पड़ी होती है, आप कौन सी चॉकलेट उठाते हैं? हम तो मिल्की चॉकलेट उठाते आप मिल्की उठाते हैं और या वो वाली white उठाते हैं उठाएंगे। जिसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज हाँ होती है। जी, खूबसूरत ही वो लग रही है। आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, क्या करते हैं? एक स्कूप आइसक्रीम का सिर्फ नहीं लेते, उस आइसक्रीम के ऊपर नट्स भी डलवाएंगे, सॉस भी डलवाएंगे, लवाजमात भी डलवाएंगे। अब वो शायद एक स्कूप आइसक्रीम का इतना आपके लिए नुकसानदेह नहीं है जितना वो एक स्कूप आइसक्रीम जिस पे शुगर पाउडर भी डलवाना है और आपने वो स्प्रिंकल्स भी डलवाने हैं। वो जो छोटे मोटे स्प्रिंकल्स जो बच्चे डालते हैं गुलाबी शुलाबी रंग बिरंगे से, आपको पता है व्यूअर्स के वो भी निरी चीनी के बने होते हैं, अच्छी खासी कैलोरीज और शुगर कंटेंट बंटीज डाल रहे हैं। अच्छा, बच्चे क्या बड़े भी सेम थिंग। अगर आपने अपनी आइसक्रीम को हेल्दियर, आधा स्कूप आइसक्रीम का डालें, साथ में आम डाल लें। हाँ बिल्कुल। एक आम कट करके डाल दें, उसमें आधा स्कूप आइसक्रीम का डाल दें और उसको खा लें, रादर देन एक स्कूप आइसक्रीम, बंटीज, चॉकलेट, ये वो, और वो फिर एक इतना बड़ा कप बन जाता है। मैं देखती हूँ ना आजकल बच्चों को ऐसे ही है। अच्छा, मैं तो बच्चों के साथ लिटरली आइसक्रीम खाने जाती ही नहीं हूँ। वो तो मेरा दिल ख़राब करना शुरू कर देते हैं, इतनी चीज़ें ऊपर से डलवा लेते हैं कि मुझे लगता है कि वो आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं रहता, वो आपने बाकी जो ऊपर चीज़ें डाल दी हैं वो उसका फ्लेवर हो गया। अब छोटी छोटी चीज़ों से आपका वेट का मामला ख़राब होता है। बिल्कुल। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि यार मैं डाइटिंग में मैं तो बड़ी अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रही हूँ, मैंने तो पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, जी जी। वज़न क्यों नहीं कम हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप डेली जो है वो चॉकलेट और मीठा खा रहे हैं। हाँ जी, मेरी एक क्लाइंट थी, ये कोई 2 हफ्ते पुरानी शायद बात होगी, मेरे से उसने डाइट प्लान लिया और वो सारा, मैं इस्लामाबाद में ही थी, वो इस्लामाबाद से थी, और उसको तो ये था ये तो लाहौर में होगी, ये मेरा और इसका कहाँ पे आमना सामना होगा। हम एक कैफ़े में वहाँ पे गए, ये मीठा खाने, खैर मेरे कज़न्स थे साथ, वो मीठा खाने गए, हम वहाँ गए। अब वहाँ बैठ के बड़ा कप कॉफ़ी का, ऊपर उसने जो है वो व्हिप क्रीम भी डलवाई हुई है, ऊपर वो ब्राउनी वाला वो एक शेक जो मिलता है ना, ब्राउनी भी ऊपर रखवाई हुई है, और वो उसको एंजॉय कर रही है। अब 2 मिनट तो मैंने उसको देखा, पहले मैंने उसको पहचानने में लगाया कि अच्छा यार ये वही है, क्योंकि मैं अपने क्लाइंट्स की ऑलवेज पिक्चर्स लाजमी मंगवाती हूँ कि मुझे पता हो कि अच्छा यार मैं किसके साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रही हूँ, उन्हें पता हो कि मैं कौन हूँ, मुझे पता हो कि ये कौन है। अब 2 मिनट बाद ना मैंने उसको कॉल की, अब वो बड़ा हड़बड़ाई, मैंने उसको फ़ोन उठाते कहा, मैंने कहा कैसी हो? साइमा नाम था। मैं कहा कैसी हो साइमा? मैं ठीक डॉक्टर साहबा, आप कैसी हैं? बड़ी एक्साइटेड होके ना, मैंने कहा क्या कर रही हो, डाइट कैसी चल रही है, कितना वेट कब किया तुमने? उसको लगा फॉलो अप कॉल है, लेकिन आज इसने ना बगैर अपॉइंटमेंट फिक्स किए ही कॉल कर ली है, भूल गई है शायद, ये उसे लग रहा था मैं भूल गई हूँ, हालांकि मैं नहीं भूली थी। मैंने कहा अच्छा कॉफ़ी कैसी पी चल रही है तुम्हारी जो तुम एंजॉय कर रही हो? उसने लिटरली इधर उधर देखना शुरू किया, ये कहाँ, आगे से कह रही है कसम से आज इतने दिनों बाद ये मैंने कहा तुम्हें कैलोरीज नजर आ रही है, तुम कितनी खा रही हो? पूरे दिन की हमने तुम्हारी सेट कैलोरीज जो है वो तकरीबन 1550 कैलोरीज रखी हुई हैं, और तुम ये जो एक अकेला ग्लास पी रही हो ये तकरीबन 1150 कैलोरीज का है। मुझे तो पता ही नहीं था, शी वाज डायरेक्टली, मुझे पता ही नहीं था, माइट भी उसे वाकई ना पता हो, लेकिन 1500 1550 वो खा लिया, 1100 ये खा ली,
डेली की कैलोरिक इनटेक थी 2000, उसने कितनी खाई 2500, सरप्लस कैलोरीज 500, वेट लॉस इम्पॉसिबल है, कभी भी नहीं होगा उसका। यू सी, यही बात मैं बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि हिडन कैलोरीज कितनी कंज्यूम करें। कॉफ़ी की दुकान में कितने लोग जाके कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और कहते हैं कि जी उसमें मुझे वनीला फ्लेवर डाल दें, कैरमल फ्लेवर डाल दें, हेज़लनट डाल दें, मौका बना दें। तो मौका में तो चॉकलेट भी डलती है और जो ये सिरप डलते हैं ये नीली चीनी होती है, शुगर सिरप होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं। आपको लगता है कि कोई आपको हेज़लनट स्पेसिफिकली डाल के उसमें दे रहा होगा? हेज़लनट जितना महंगा आता है आपको कभी भी नहीं डाल के वो उसमें दे सकते। जानिए ये शुगर सिरप्स होते हैं। हाँ जी, ये होते ही शुगर फ्लेवर के सिरप होते हैं। इट्स लाइक चीनी के अंदर आप पानी डाल के उसके अंदर हल्का सा एसेंस डाल देंगे चीज़ का। तो आप एसेंस खुद बाय कर लो और घर पे कॉफ़ी बनाओ। कॉफ़ी घर पे बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मुझे तो समझ नहीं आती। सिंपल आप एक ब्लेंडर में कॉफ़ी डालो, कॉफ़ी का शहद इशू डालो। ये आता है, नहीं देखो वो आप जो भी बता रही है ना हनी कॉफ़ी और ये वो बड़े ऑप्शंस आजकल मार्केट में भी मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है। एक पॉइंट आया था सबको कॉफ़ी का फेस चढ़ा और सबने कॉफ़ी ऑर्डर करनी शुरू कर दी, ये भूल गए कि उसी कॉफ़ी के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि उसमें आप चीनी डाल रहे हैं तो वो ब्लैक कॉफ़ी तो ना रही। खैर अल्टीमेटली हम बात ये करें कि चॉकलेट आपकी सेहत के लिए बुरी नहीं है, लेकिन डार्क चॉकलेट का इंतखाब करें, चीनी से भरी हुई चॉकलेट ना खाएं और कोशिश करें कि नो एडेड शुगर वाली चॉकलेट अगर आप इस्तेमाल करें, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा चीनी ना हो या शुगर फ्री हो, तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन है। चॉकलेट इज़ नॉट द प्रॉब्लम, चॉकलेट में चीनी और दूध और मिल्क सॉलिड्स और ये चीज़ें इज़ द प्रॉब्लम। बिल्कुल। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, ज़ैनब हमारे साथ रहेंगी, हमें मज़ीद और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। हम आज कुछ ऐसे लोगों से बात करेंगे जो मोटिवेशनल स्पीकिंग भी करते हैं, नफ्सियात के भी एक्सपर्ट्स हैं, न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बुढ़ापे में वालिदैन को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से हम इनको रिजॉल्व कर सकते हैं। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है उमारा साहिबा और एंड ऑफ कोर्स आबिद भाई ने। हम आज इनसे डिस्कशन करेंगे अबाउट बुज़ुर्ग। अब बुज़ुर्ग सिर्फ अम्मा अब्बा नहीं होते, बुज़ुर्ग नाना नानी दादा दादी भी होते हैं। बुज़ुर्ग वो भी होते हैं, जैसे मुझे याद है हम छोटे होते थे तो मेरी दादों के जो बड़े के छोटे भाई थे तो वो हमारे साथ रहा करते थे, दादों के घर में ही रहा करते थे। वहाँ पे उनका अपना रूम था, उनका पूरा सेटअप था, वो भी साथ रहते थे। हम उनको मामू बुलाते थे और हम सब उनकी रिस्पेक्ट करते थे, रिगार्ड करते थे और वो घर का उतना ही अहम हिस्सा थे जिस तरह बाकी कोई और था। अब ग्रांटेड वो टेक्निकली हमारे नाना नहीं थे या दादा नहीं थे, लेकिन दादों के भाई थे, वो साथ रहते थे, वो मैरिड नहीं थे, उनकी कोई फैमिली नहीं थी, तो मतलब डायरेक्ट उस तरह इमीडिएट फैमिली नहीं थी, तो वो साथ रहते थे और उनका खाना पीना उठना बैठना एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता था, उसी तरह से जिस तरह दादों का या किसी और घर के फ़र्द का। अब सिचुएशन कुछ अजीब सी हो गई है। आइए मिलते हैं अपने एक्सपर्ट से और फिर इस गुफ्तगू को आगे लेके बढ़ते हैं। उमारा खालिद हमारे साथ हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, फैमिली काउंसलर हैं। देन नेक्स्ट आप हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। फिर मैं आपका नाम गलत बोलने लगी हूँ, साहिबा, थैंक यू। साहिबा अहमद हमारे साथ हैं एंड क्योंकि सबिहा मेरी दोस्त है ना तो हमेशा मैं आपका नाम गलत बोलती हूँ। साहिबा अहमद हमारे साथ है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्टूडेंट काउंसलर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स माशाल्लाह। एंड देन ऑफ कोर्स आबिद सईद जो ट्रेनर और कोच भी हैं। आबिद भाई आपसे ही बात का आगाज़ करते हैं। ऐसा क्या मसला है कि अब वो सेटअप्स ही नहीं रहे? आपको याद होगा हम छोटे होते थे तो नॉर्मल सी बात होती थी कि पूरी फैमिली साथ रहती है और वो फैमिली सिर्फ मियाँ बीवी और बच्चे नहीं होते थे। अब और वो वक्त होता था कि कोई ऐसा बंदा होता था जो अपने पेरेंट्स को अपने साथ नहीं रखना चाहता था तो उसको बड़ा बुरा भला कहा जाता था। आज माँ बाप खुद कहते हैं साथ नहीं रहना भाई, बच्चे अपने अपने रहे। और फिर एक स्टेज आता है जहाँ पे अल्लाह ना करे फादर या मदर की डेथ हो जाए तो वो अगला बंदा बिल्कुल अकेला हो जाता है और वो भी फिर ज़्यादा देर लास्ट नहीं करते। तो ये क्या प्रॉब्लम है? बहुत शुक्रिया जुगन। देखें इसमें करीब रहना या साथ रहना जो है ना, इसको भी अगर थोड़ा सा और पीछे जाके देखें तो एक वक्त था कि जब घर में एक ही कमाने वाला होता था। फैमिली को जोड़ के रखने में एक तो बड़ा होना और दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल्स किसके पास हैं इसका बड़ा रोल रहा। तो ऐसे में जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, एक कमाने वाला सारे खाने वाले होते थे और फिर एक जगह से सारा मरकज़ एक बन जाता था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब ये हुआ है फाइनेंशियल
कंस्ट्रेंट्स आई, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी, सब लोगों को कमाना पड़ता है। अच्छा, अब हम में से कई लोगों ने यह समझ लिया कि अच्छा कमा लेते हैं हम लोग तो हम इंडिपेंडेंट हैं, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमें यह समझना है कि कुदरत ने हमें डिज़ाइन ऐसे किया है कि हम इंटरडिपेंडेंट हैं। कुदरत के लिए मुश्किल नहीं थी कि एक इंसान इस दुनिया में जवानी की उम्र में आ जाता और उसी में चला जाता। बचपने में आता है जबकि इर्द गिर्द रिश्तों की ज़रूरत होती है, और बुढ़ापे में जाता है जबकि अगेन रिश्तों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। साहिबा, आप ये भी तो देखती होंगी चीज़ कि हमारे यहाँ ज़रूरत पड़ती है जी, लेकिन उन बुज़ुर्गों की ज़रूरत पड़ती है कि वो बच्चे संभालें। अभी हम किचन में कुछ देर पहले शेफ़ नूर और मैं ये बात कर रहे थे कि 6-6 बच्चे, बेटी के भी बच्चे, बेटों के भी बच्चे, सारे जो हैं वो दादा दादी नाना नानी पे लादे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, उनको साथ रखा ही इसलिए हुआ है कि वो बच्चे संभालें और घर के काम देखें, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। ये भी तो ऐसे भी तो मामला आता है। फिर माँ बाप कहते हैं कि यार तुम लोग जाओ, तुम लोग अपना रहो, हमें तो तुम लोगों ने पता नहीं क्या समझा हुआ है। ये भी तो होता है। एग्जैक्टली ये जो रिलेशनशिप है ये गिव एंड टेक का होना चाहिए। जैसे कि अगर हम हमारे साथ बड़े हैं तो हम सबकी नीड्स को अंडरस्टैंड करें और एक्सपेक्टेशंस उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बड़ों की ही छत के नीचे रहना है और फिर बड़ों से ही मजदूरियां करवानी है और गधों की तरह काम करना है और तौबा इस्तग़फ़ार इस चीज़ का इंतजार करना है कि कब मरेंगे तो हमें हमारा हिस्सा मिलेगा। हालात यहाँ खड़े हुए हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशंस का लेवल है ना कि लाइक एक सेल्फिशनेस, एक मीन एटीट्यूड और बिहेवियर्स हो गए एक दूसरे के लिए। हम उनके सर्विसेज ले रहे हैं सिंस व्हेन वी वर नॉट बोर्न, तब से हम उनकी सर्विसेज ले रहे हैं और अब तक उनकी सर्विसेज ले रहे हैं और हम क्या गिव कर रहे हैं। तो हमें इस चीज़ पे ज़रा थोड़ा सोच विचार की ज़रूरत है कि दे आर नॉट डिनाइल ऑफ देयर सर्विसेज, लेकिन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स उनके हैं जिसमें रिस्पेक्ट, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नीड्स एज वेल है। वही वाली बात है ना हमारा। आप देखिए, आपका तो काम भी है फैमिली काउंसलिंग का, बिसाइड्स बीइंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंसान अगर काम पे सुकून से आता है तो उसकी घर की लाइफ भी, इसका मतलब है कि सेटल्ड है। अगर एक इंसान काम पे भी स्ट्रेस्ड आउट है, घर पे भी स्ट्रेस्ड आउट है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे बुजुर्ग थे, नहीं है आप क्या प्रॉब्लम्स देख रही हैं फैमिली काउंसलिंग में? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये समझना होगा कि उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं। सो सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि प्लानिंग कोई नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे फैमिली के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी अगर हम देख लें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, उनकी हेल्थ केयर की प्लानिंग क्या है, कुछ भी नहीं होती। गवर्नमेंट साइड से तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह की प्लानिंग नहीं है। ना ओल्ड एज होम्स हैं जो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपने थ्रू आउट, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में वेस्ट में आप देखेंगी कि वहाँ पे पर मंथ आपकी डिडक्शन होती है या आपने कोई इस तरह का प्लान लिया होता है, अपना ओल्ड एज प्लान लिया होता है। और जान वहाँ पे ओल्ड एज होम्स का हाल भी तो देखो ना। और यहाँ पे ओल्ड एज होम बेसिकली एक कमरा है जिसमें आपको बंद दफना, तो बस इस्तग़फ़ार एक तरह से दफना दिया जाता है। बाहर के ममालिक में ओल्ड एज होम एक कम्युनिटी होती है। वहाँ पे मतलब एक्सरसाइज की भी फैसिलिटी है, खाने पीने का के बैठने की मतलब प्रॉपर कैफेटेरिया है, घरों में कमरों में भी आपको खाना सर्व किया जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, आउटिंग्स प्लान की जाती है। वहाँ पे तो एक कम्युनिटी लिविंग होती है एग्जैक्टली जो होती बुजुर्गों की कम्युनिटीज़ हैं और वहाँ पे जाके वो लोग रहते हैं और वो ओल्ड होम ही होता है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे आप अपनी इंडिपेंडेंट जिंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली। केयर के साथ। बिल्कुल यही बात करी थी कि प्लानिंग नहीं है तो प्रॉब्लम ही बेसिकली वहाँ से स्टार्ट होती है कि हम लोग जब किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ओल्ड एज आनी है, कुछ करना है, तो वो प्रॉब्लम में क्रिएट हो जाती है। और वही वाली बात है कि जैसे अभी आप देखें कि अगर किसी के 3 बच्चे हैं, 4 हैं, मोस्टली उनमें से ब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, पेरेंट्स अकेले रह गए और पेरेंट्स में से आप देखें स्पाउस की एक ही डेथ हो गई, फिर वहाँ से लोनलीनेस का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, तो एक ख़त्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है। रिटायरमेंट एक प्रॉब्लम, उसके बाद स्पाउस की डेथ हो गई, अकेले रह गए, बच्चे चले गए, दूसरी प्रॉब्लम, उसके बाद फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बच्चों पे स्टार्ट हो जाती है क्योंकि बच्चों को सब कुछ दे दिया है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, कोई प्रॉपर फाइनेंशियल जो है प्लान्स नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी जिस टाइम हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम हम ये चीज़ें देख लें कि हमने किस तरह से फाइनेंशियल अपनी इंडिपेंडेंस करनी है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली जो रेंटल हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी रेंटल्स हैं वो हैं, डिविडेंड्स हैं, शेयर्स हैं, तो ये चीज़ें अगर हम अपने ओल्ड एज के लिए रख लें तो हम बच्चों के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करेंगे। तो आई थिंक 2 यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें करनी है। एक तो हमें क्या करना है अपने बुजुर्गों के लिए आसानी, और हमें क्या करना है ताकि हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने अपने लिए क्या करना है। देखो बट जान देखो जो बुजुर्ग एग्जिस्ट करते हैं वो तो करते हैं ना, उनको तो हम अल्लाह माफ़ी दे डिलीट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ी रहमत है। ज़ैनब, एक चीज़ जो बहुत इग्नोर की जाती है वो बुजुर्गों की खुराक।
अच्छा, मैं इनकी बात से वो एक पॉइंट उठाना चाहूँगी। उसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि हम अपने ओल्ड एज के लिए क्या चीज़ें करें। कुछ जैसे मैंने बातें पॉइंट आउट की हैं शुरू में ज़ैनब, जैसे कि कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई अपना इंटरेस्ट रखे, कोई ना कोई स्किल रेगुलरली लर्न करें, अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये चीज़ें इन्वेस्टमेंट है अपने फ्यूचर के अंदर, इस पर हम अभी करेंगे। लेकिन हाँ जी, कि आपने अपने बुढ़ापे को प्लान कैसे करना है थ्रू डाइट भी, क्योंकि सेहत होगी तो आप कुछ और कर पाओगे ना। सेहत ही नहीं है, खुराक ही अच्छी नहीं रखी आपने, तो अब आप क्या करो। मुझे बहुत खुशी होती है अपने बहुत सारे बुज़ुर्गों को देख के कि वो माशाल्लाह 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 आज भी हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं, हमसे ज़्यादा उनकी सेंसेस काम कर रही होती हैं, बेहतरीन होती हैं, उनकी सेंस ऑफ डिसीजन और पावर जो है वो बहुत अच्छी है। लेकिन उनको पावर देता कौन है? एग्जैक्टली मासूम को फैसला करना भी चाहते हैं तो बाप, बेटी या बेटा या बहू या दामाद जो है वो फैसले खुद ही कर लेता है। एग्जैक्टली हम उनको खाने तक में बेचारों को कुछ कहने की इजाजत नहीं होती। बिल्कुल, जब हम उनको वो डिनाइल फेज में डालते हैं ना, वहाँ पे आके वो जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो वो बेचारे फिर कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम अपने खाने का भी डिसीजन खुद ले सकते हैं या नहीं। जब वो इस पॉइंट पे आते हैं, वहाँ पे आके कमज़ोर होना, वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंट हो जाते हैं। उनको लगता है कि विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमने बाहर से ख़रीद के खाने हैं। उनकी बात डिपेंडेंट है किसी पे, कोई विटामिन्स और मिनरल्स ख़रीद के देगा तो खाएंगे, नट्स हैं, सीड्स हैं, कोई देगा तो खाएंगे। और ये कहना छोड़ दे कि अम्मी जी नहीं खाते, अब्बू हाँ जी नहीं जी। खाते, आप उनकी फिर पसंद की चीज़ नहीं बना रहे, जो सीधी बात है। और अगर इस स्टेज पे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको डिमेंशिया या कोई मेडिकल ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो आई एम सॉरी व्यूअर्स, जब हमारा 6 माह का बच्चा नहीं खाना खाता तो हम जो भी नाच नूच के, गा गू के, उछल कूद करके बच्चे को खिला ही देते हैं ना खाना। तो जब माँ बाप उस स्टेज पे पहुँचते हैं तो उनकी सेहत को हम क्यों, जबकि उनकी इतने मेजर कभी कभी मेडिकल इश्यूज होता है। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, आप उनकी नमक को मेंटेन ही नहीं करें, मैनेज ही नहीं करें। किसी को डायबिटीज़ है, मैंने ऐसे केसेस देखे जहाँ पे पाँव कट गया, टांग कट गई, बिकॉज एहतियात नहीं की। बिल्कुल। सो लेट्स टॉक अबाउट आवरसेल्व्स फर्स्ट। हम अपने कल को कैसे इस तरह का बना सकते हैं कि हमारी किसी पे डिपेंडेंसी ना हो, और फिर जो हमारे एग्जिस्टिंग बुजुर्ग हैं उन पे बात करेंगे। जी सर, एग्जिस्टिंग आप और मैं हो गए, हम सारे जैसे जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम सब अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर कर सकते हैं कि हमारा बुढ़ापा या हमारा ओल्ड एज जो है वो रिस्पेक्टफुली गुजरे। बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहली बात, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, कि फ़ैसलों में बैलेंस। एक वो फ़ैसले हैं जो हमने अपने लिए करने हैं, और उनमें हमने ये याद रखना है कि हम आने वाले वक्त में एक ट्रांजिशन से गुजरेंगे, घर का निज़ाम बदलेगा, बेटे की शादी होगी और फाइनेंसेस जो हैं वो तकसीम होंगे। अब यहाँ पर हमने उस वक्त किस तरह बावकार अंदाज में रहना है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, कुछ प्लान्स हम लोग बर वक्त करें, एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि कुछ कंट्रीब्यूशन का भी प्लान करें। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि रिटायरमेंट हो गई या फ़ैसले नहीं करने तो अब हमने कुछ भी नहीं करना। नहीं, हमने जब तक ज़िंदा रहना, आखिरी सांस तक भरपूर ज़िंदगी गुजारनी। सेहत का भी ख्याल रखें, अगर कोई हॉबी है, कुछ स्किल है, उसको काम में जहाँ जहाँ तक मुमकिन हो काम में लाएँ। तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि जो दूसरा हिस्सा है इसका, वो ये है कि हम दूसरों के लिए भी गुंजाइश रखें। हम बड़े होने के नाते अपनी औलाद के लिए भी गुंजाइश रखें कि अब वो बड़े हो गए हैं तो कुछ फ़ैसले अब उनकी तरफ मुंतकिल करें। इसमें एक फ़ाइन बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये अगर होगा तो फिर उसके नतीजे में ज़्यादा बावकार तरीके से हम अपना बुढ़ापा गुजार सकते हैं। जी मैम। मैं समझती हूँ कि अगर मैं साइकोलॉजिकल एंड एज अ वुमन भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बात की एम्प्टीनेस सिंड्रोम की, हमारे यहाँ ख़वातीन पूरी ज़िंदगी अपनी फोकस कर देती हैं बच्चों के ऊपर और घर पे। बिल्कुल। और जैसे ही बच्चे अपनी कॉलेज लाइफ और दूसरी चीज़ों में बिजी होते हैं, ख़वातीन डिप्रेशन में जाती हैं, बिस्तरों में लेटना शुरू कर देती हैं। और आप नोटिस करेंगे कि 70 साल की औरत बिस्तरे में पड़ी हुई है और वही उसी का 70 साल का मियाँ जो है वो एक्टिव है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी, आज से ही इसके ऊपर काम करें। इमोशन कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको हमने किस तरह प्रोसेस करना है इंडिपेंडेंटली। अगर आज हम ये नहीं सीखेंगे तो हमें ये आगे कभी भी नहीं आएगा। कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस इन्वायरमेंट से आते हैं, आज भी हमें मिलते हैं, हम उसके ऊपर किस तरह से वर्क करें इंडिपेंडेंटली खुद से, विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। और दूसरा पॉइंट ये कि आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस इज़ एवरीवेयर। स्ट्रेस मैनेजमेंट आज सीखेंगे, सेल्फ कोपिंग मैकेनिज़म्स क्या होने चाहिए, हमें रिलैक्सेशन करना है, हमें हमारा एक सेल्फ टाइम चाहिए, जो हमें चीज़ें पसंद है, ख़ुद के लिए क्वालिटी टाइम निकालना और अपनी सेहत का ख्याल रखना। ख़ुद से जो नहीं ख्याल रखेगा आज, वो कल भी नहीं रखेगा। हम हर चीज़ अगर आज दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे कि आज मेरा हस्बैंड मेरा ख्याल रख ले, मेरे घर वाले रख लें, वरना कोई बात नहीं, मेरी खैर है, मैं तो अभी चल रही हूँ,
कल को कौन रखेगा? ये एटीट्यूड आपके साथ ही बूढ़ा हो रहा है, आपके साथ बड़ा हो रहा है और आप और ज़्यादा मेच्योर हो रहे हैं। बट आई डोंट अंडरस्टैंड उमारा कि क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों, इट्स लाइक जब लड़का लड़की की शादी की बात आती है तो वो सिर्फ शादी के दिन तक का सोचते हैं, शादी के नेक्स्ट डे का भी किसी ने नहीं सोचा होता, वो शादी और फंक्शन पार्टी। हाँ। उसी तरह कपड़े ज़्यादा ऐसे जीते हैं कि जैसे हमने कभी बूढ़ा होना ही नहीं है। एग्जैक्टली। और जब बुढ़ापा सामने खड़ा होता है तो बंदा कहता है आया है ये मेरे साथ क्या हुआ। तो वो तो हम सबको होना है, जिस तरह बचपना होना है उसी तरह बुढ़ापा भी होना है। जी वही वाली बात कि सबसे पहले एक्सेप्टेंस, प्लानिंग, और उसके बाद आपने जैसे सवाल किया कि अब हमने अपने लिए क्या करना है, तो पता होना चाहिए कि शादी के बाद ये जो पर्सपेक्टिव है ना कि बस एक शादी तक अपने के लिए क्या कर रही हो, मुझे अपना बताओ। ठीक है, अपने लिए क्या कर रही हो, अपने कल के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? अच्छा, सबसे बल्कि पहले कुछ इस तो पे भी हमें बात करनी चाहिए ना, हम जो इतने लेक्चर्स दे रहे हैं हम क्या अपने कल के लिए कर रहे हैं। जी अच्छा, 2014 के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं एज अ विजिटिंग लेक्चरर पढ़ाती भी हूँ, तो 2014 के अंदर मैं फ़र्स्ट टाइम जो है अपने बैच को लेकर गई वन ऑफ द ओल्ड एज हाउस यहाँ पर लाहौर के अंदर। और उसके पीछे जो सोच थी वो यही थी कि जब मुझे ये चीज़ हिट की कि अब यू नो आफ्टर 30 आपको बड़ी ज़ोर की बात हिट करना शुरू कर देती है कि अब आप उस तरफ जा रहे हो जब अपने बुज़ुर्गों को घर में देखते हो। और वो टाइम था, उस टाइम पीक पे सोशल मीडिया नया नया आया था, हमारे जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल ब्लाइंडली लगे हुए थे उसके पीछे। तो मैंने हर बैच में से कुछ इस तरह की मैं ग्रुप्स करती थी और उनको वहाँ पे लेके जाती थी। तो वहाँ पे जाके फिर ये बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है, और जो इंडिपेंडेंस है, इमोशनल इंडिपेंडेंस, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टोरीज़ सुनने को मिलती थी और देखने को मिलती थी वो बहुत ज़्यादा आई ओपनिंग थी और ड्रॉनी है बहुत ज़्यादा। तो अपने लिए सबसे पहले तो मैं कोशिश करती हूँ, ऑफ कोर्स उसको अचीव नहीं किया, वो यही है कि नंबर 1 इमोशनल इंडिपेंडेंस, नंबर 2 इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और उसके बाद ये है कि एक्सेप्टेंस के बुढ़ापा आना है। अब बुढ़ापा हम कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमारे स्किन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बॉडी में आ रहे हैं चेंजेस, यहाँ से जो एक्सेप्टेंस है वो होना शुरू होती है हमारी। लेकिन हमारा थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी पे भी हमें काम करना चाहिए। एक बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, बड़ों की इज्जत सर आंखों पे टॉपिक भी हमने खुद ही रखा है, तो ये नहीं है कि हम कोई इस टॉपिक के ख़िलाफ़ है, बट अपनी पर्सनालिटी पे भी काम करना चाहिए। जैसे कि एक खातून है, उनकी हमारी फैमिली में ही जानने वाली थी, उनको उनके बच्चों ने ओल्ड एज होम में डाल दिया। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी, और जब मेरी उनकी बेटी से मुलाकात हुई, अमेरिका में रहती हैं तीनों बेटियां उनकी, तो उनकी बेटी से मैंने कहा आप 3 बहनें एक माँ को नहीं संभाल सकी, उनको बाहर ही ले आते या उनको बाहर ही आप तीनों सिटीजन। कहती चुकन तुम्हें पता है उन्होंने क्या किया, हमने इनकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, इन्होंने बार बार मतलब कभी टाइम पे नहीं पहुंची, कभी ये नहीं किया, कभी वो नहीं किया, और बेसिकली हम बार बार इनका टिकट कराएं, ये कैंसिल करा दें, इमिग्रेशन इनकी वेस्ट हो गई। यानी कि इनका मेडिकल वगैरह जो पूरा का पूरा कवर होना था उधर मतलब यूएस में कवर हो जाना था वो सारा। कहती उसके बाद हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह इनका वीज़ा लगवा देंगे, जाती गई ना। कहती अब वो उस एज पे आ गई हैं कि वो बेड रिटर्न हो गई हैं। उसके अलावा इतना डांटती हैं, इतना बोलती हैं कि 2 बेटियों के तो हस्बैंड्स ने जवाब दे दिया ना कि अगर ये साथ रहेंगी तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि अपनी पर्सनैलिटी को भी इन चेक रखें। थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ना हमारी पर्सनैलिटीज़ बड़ी तल्ख हो जाती हैं एज वी गेट ओल्डर, और क्योंकि हम बड़े हो जाते हैं हमें एहसास होता है कि यार हम कहेंगे तो कोई क्या बोलेगा। जैसे अगर अपने बच्चे को डांट देते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा चूचा करेगा, हम थोड़ा सा और डांटेंगे वो शट अप हो जाएगा। असल में ये एक एज पे आके ना हम थोड़े बदमिजाज भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। ये डिप्रेशन का एक सिम्टम है। और थोड़ा सा जान पर्सनालिटीज़ भी होती है, जैसे कि जो मर्द कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे होते हैं, उन्होंने बड़ी नौकरियां की होती हैं, उनकी भी पर्सनालिटी एक सर्टन किस्म की हो जाती है, तो वो उनको आदत होती है कि कोई उनको नो नहीं कहता। अब एक एज पे आके बाकी सब भी तो कंट्रोल की पोजीशन में आ गए हैं ना, तो आपका नो जो है वो फिर अगले को पसंद नहीं आता। एक दफ़ा नहीं आया, दूसरी दफ़ा नहीं हुआ, बदमज़गी हुई, फैमिली में क्या हुआ, फैमिलीज टूट गई। सो जहाँ यंग लोग, और इधर जो आप बात करिए ना थेरेपी की, व्यूअर्स माहिर नफ्सियात से रब्ता करना, जब आपके घर के बुजुर्ग एक सर्टन टाइम फ्रेम से, स्पेशली अगर उनका कोई पार्टनर की लॉस हुई है या आपके फादर या मदर की रिटायरमेंट हुई है, अब वो उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पर उनको सडनली लग रहा है उनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे उनके लिए सिचुएशंस भी क्रिएट करना और उनको फैसिलिटेट करना। खैर ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में भी नज़र डालेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स आपसे भी जानेंगे कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग ज़ैनब अपने फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेक के बाद।
जी हाँ, किचन में नज़र डालते हैं व्यूअर्स। वेलकम बैक। जल्दी से देखते हैं क्या सिचुएशन है खड़े मसाले वाली चिकन की। जी हमारी बिल्कुल रेडी है, 7 मिनट रायता और फ्रेश कुकम्बर सैलड और टमाटोस। अब देखें ना व्यूअर्स, ये एक डिश तैयार की है किचन के अंदर। ज़ैनब आपकी तरफ आती हूँ, बुज़ुर्गों की बात हो रही है। अगर बुज़ुर्गों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मसाले मिर्चें नहीं खा सकते बुज़ुर्ग। अक्सर बुज़ुर्ग जो हैं वो खा ही नहीं सकते। बहुत से लोगों के दांतों का इशू होता है, बहुत सारे लोगों के दांतों का इशू होता है, अल्सर्स का इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मिर्च मसाला वो बिल्कुल कंज्यूम नहीं कर सकते। आप देखें हर बंदा जो है ना वो आजकल बड़ा टाइट शेड्यूल के साथ चल रहा होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि अलग अलग रेसिपी और टाइट बजट पे भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली तो आप उनके लिए इसी सालन में से मिर्चें मसाले और बहुत ज़्यादा भुनाई करने से पहले उनका सालन थोड़ा सा जो है वो आप अलग कर दें और उसमें लाइट माइल्ड स्पाइसेस जिसको आप काली मिर्च और ग्रीन मिर्च के साथ बिल्कुल बना सकते हो और अपना आप जिस तरह से मर्जी इंजॉय करो। बुजुर्ग भी खुश हो जाएंगे, आप भी खुश हो जाओगे और उसके साथ आप डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो उनके साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। जैसे दलिया उनको डेली बेसिस पे दे सकते हो। आपका जो है ये इस्पगोल जो है वो आप उसकी खीर टाइप बना के जो है वो दे सकते हो। डिफरेंट चीज़ें जो है जैसे नट्स के मिल्क में अक्सर बनाने सिखाती हूँ, बताती हूँ। अगर कोई डायबिटिक है, आप स्टीविया के साथ 1000 मीठे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल, आजकल जैसे मैंगो आया हुआ है, हर डायबिटिक पेशेंट को मैंगो की क्रेविंग मस्ट हो रही होती है, तो मैंगो बंद कर देना कोई हल नहीं है। आप उसको छोटा मैंगो या 100 ग्राम्स ऑफ मैंगो, एक बोल मैंगो रोज दें। बात यह कि व्यूअर्स जितना तरद्दुद हम छोटे बच्चों के ऊपर करते हैं उनकी खुराक तैयार करने के लिए, अगर उसके लगभग भी हम अपने बुज़ुर्गों के लिए एफर्ट कर दें तो कम से कम उनका जो लास्ट स्टेज ज़िंदगी का है वो सुकून से गुजर जाता है। कितने लोग हमने देखे हैं हमारा जो पहले इतने हेल्दी और मतलब भावकार बड़ी उनकी एक लुक होती थी, और वही लोग अब आप जाके मिलते हैं 10 साल के बाद रिटायरमेंट के तो बिल्कुल ही कमज़ोर और हालत ख़राब, और बंदा कहता है क्या हो गया, बस ये अम्मी जी कुछ नहीं खाते, अब्बा जी कुछ नहीं खाते। खिलाओगे तो खाएंगे ना, अगर वो खा सकेंगे तो खाएंगे। मिर्चों वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो वो कंज्यूम नहीं कर सकते, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें अनहेल्दी हैं बच्चों के लिए भी, बुज़ुर्गों के लिए भी, इंसान के लिए अनहेल्दी। खैर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए टूवर्ड्स हमारे जो बुज़ुर्ग हैं घरों के अंदर या हमारे इर्द गिर्द, और उसके साथ अगर कोई और टिप्स हैं अपने आप को बेहतर बनाने की। एंड अच्छा, आपने जैसे पहले पूछा था कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, तो मैं एक इंटरेस्टिंग WHO की रिसर्च आपसे शेयर करती हूँ कि बाय 2050 जो पॉपुलेशन है ओवर 60 एज वो डबल हो जाएगी और वो पहुँच जाएगी 1.4 बिलियन पर। तो हम जब उस एज पे जाएंगे तो हम लार्जेस्ट पॉपुलेशन होंगे जो ओल्ड एज की हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोई प्लानिंग गवर्नमेंट लेवल पे, पर्सनल लेवल पे हम उस तरह से देखने के नहीं आ रहे, तो हमें ख़ुद से देखना है, ख़ुद से अपने लिए प्लान करना है जो हम उन चीज़ों को करते हैं। तो पर्सनली तो मैं यही बात करूँगी, जब भी हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, उनको सेविंग्स की तरफ जाएं और इम्पॉर्टेंस समझें अभी से कम्युनिटी वर्क की। हमें ये नहीं इंतज़ार करना कि जब हम उस एज में जाएंगे तो हमने कोई कम्युनिटी वर्क ढूंढना है, कोई वॉलंटियर वर्क ढूंढना है। अभी से उसको अडॉप्ट करें ताकि वो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बने, और अभी से टाइम निकालें, अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाएं। अगर हमारे कोई स्टूडेंट हैं या हमारे कोई भी इस तरह सोसाइटी के अंदर अगर हमारी थोड़ी सी कोई फॉलोइंग है तो वहाँ पे इस चीज़ों को हम जो है एक तो प्रमोट करें, उनको हम इस चीज़ पे मोटिवेट करें कि हमने ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जो इस टाइम बुज़ुर्ग हैं, ताकि उनसे इंस्पिरेशन लें। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस टाइम ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा हुआ है हेल्थ वाइज भी और बाकी सब एस्पेक्ट्स में भी, उनसे हम बैठ के डिस्कशन करें। तो मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती है जब भी मैं ऐसे किसी बुज़ुर्ग के साथ बैठती हूँ जिन्होंने अपने आप को मेंटेन रखा है। मैं उनसे ज़रूर पूछती हूँ वो क्या खाते हैं, किस तरह से अपने आप को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है, ताकि उनसे हम इंस्पिरेशन ले सकें। और बात यही है ना कि इंस्पिरेशन बनना है, कॉज ऑफ डिप्रेशन नहीं बनना। जी, जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। मैं कुछ चीज़ें जो हैं आपके शो के हवाले से ज़रूर कहना चाहूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट कि ये एक्सेप्टेंस जो है वो सिर्फ हमारे बुज़ुर्गों को नहीं बल्कि हमें भी चाहिए कि हमारे घर के अंदर जो हमारे बड़े हैं, वो चाहे कि हमारे अपने सगे माँ बाप हैं, चाहे वो हमारे सास ससुर हैं, मतलब ये यंग फीमेल के लिए भी एक मैसेज है कि उनकी ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कि उनको रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ एम्पैथी आपके अंदर होनी चाहिए उनको ट्रीट करने के लिए। उनको ये ना समझें कि वो कोई नेगेटिव पर्सपेक्टिव अगर हमारे माइंड में होगा तो फिर दुनिया की कोई चीज़ उसको चेंज नहीं कर सकती, उसको पॉजिटिव नहीं कर सकती। अगर हमारा पर्सपेक्टिव उनके टूवर्ड्स केयरिंग होगा, एम्पैथिक होगा,
और अंडरस्टैंडिंग हम उनके टूवर्ड्स रखेंगे अपने अंदर, तो फिर हर चीज़ हमारे लिए ईजी हो जाएगी, हमें ये मुश्किल नहीं लगेगा, हम बड़े खुशी से करेंगे, इजी होके करेंगे, जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। और यार दुनिया मुकाफाते अमल है, आप जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। मैंने कभी किसी इंसान को सुकून से नहीं जिंदगी जीते हुए देखा जिसने अपने माँ बाप को तकालीफ दी। देखिए यंग एज पे हम सब तंग करते हैं, मैंने अम्मी को बड़ा तंग किया, लेकिन इस एज पे, इस स्टेज पे खुद भी माँ होने के बाद अगर मैं टॉर्चर करती हूँ तो देयर इज अ प्रॉब्लम। और फिर शऊर का इशू नहीं है, फिर बेसिक फिर एज का इशू नहीं है, फिर शऊर और तमीज़ का इशू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कोई जो इग्नोर करेगा वो खुद ही प्रॉब्लम अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। लाइक एक्सेप्टेंस, और उसके बाद फिर ये कि आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप कोई बेबी नहीं है वो आपके सामने, वो ही इज़ एन एडल्ट, शी इज़ एन एडल्ट, वो आपको समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप उनको तंग करेंगे, फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आपसे कोई अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो देन यू रिएक्ट इन अ नेगेटिव वे, तो आप उनको कंफर्ट नहीं देंगे तो फिर वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाली बात है ना आबिद भाई, अभी थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि देखिए आज सास जो है चिढ़ के अपनी बहू को और दामाद और बेटे को घर से निकाल देती है चिढ़ के। 20 साल बाद जब उसी सास को आबिद भाई ज़रूरत होगी कि कोई आके ख्याल रखे, तो बहू को यही याद होगा कि 20 साल पहले मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया था कि तुम लोग हमारे ऊपर बोझ बन रहे हो। सो ये भी तो एक पॉइंट है ना, बहुत अहम है कि हमारी भी तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। मैं आज बहुत चौड़ होके, हमजा अल्लाह ज़िंदगी दे खैर हो मेरे बेटे की, 19 साल का है और 6-8 साल 10 साल बाद उसकी शादी होती है, मैं अपनी बहू को बाहर एफर्ट कर दूँ टॉर्चर करने की, उसके बाद फिर अगर मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि 20 साल बाद सडनली उसके अंदर एकदम से मोहब्बत जागेगी मेरे लिए एज अ मदर, तो मैंने कौन सा उसे बेटी की तरह ट्रीट किया? ऐसा नहीं हो सकता। ये एक तरह से बीज है जो हम बोते हैं, फिर उसका कुछ रिजल्ट निकलता है, काश्त करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें मैं भी चाहूँगा कि शेयर कर लीजिए। प्लीज़। एक तो ये बात है कि हम जो बड़े हो जाते हैं, हम लोगों को वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक किसी हद तक ढलना चाहिए। जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भी तो पर्सनैलिटी को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाहिए मुनासिब हद तक। यहाँ ये ज़रूरी है जानना कि एक हद से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। जब हम बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी उम्र में चले जाते हैं, तो एक हद से ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन जिस कदर कर सकते हैं हमें वो ज़रूर करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि हम अपने बच्चों को ये कैसे सिखाएं कि वो हम जब बूढ़े हों तो हमारे लिए अच्छे तरीके से पेश आए हमारे साथ। उसमें सबसे अच्छा तरीका जो मैंने देखा अपने बुज़ुर्गों में और हमने अपनी फैमिलीज़ में देखा, वो ये है कि अपने बच्चों के सामने अपने पेरेंट्स का एहतराम करना, उनका ख्याल रखना और अमली तौर पर करके दिखाना। नसीहत कम और एक्शन ज़्यादा। भाई आप अगर बदतमीजी से अपनी अम्मा से बात करेंगे तो आपका बच्चा देख रहा है, वो स्पंज है, वही करेगा। और जब उसको मौका मिलेगा और 10-15 साल बाद तो वो भी आपको इसी तरह टका सा जवाब देगा। एग्जैक्टली। और आखिरी चीज़ ये कि ये जो पेरेंट्स का मामला है ना, बुज़ुर्गों का मामला है, इसमें हम लोगों को भी ये समझना सबको कि यहाँ पर कोई ये कंडीशंस नहीं है, कंडीशनैलिटी नहीं है कि मशरूत हो कि वो अच्छा बिहेव करेंगे तो हमने करना है। भाई आपने उफ तक नहीं कहनी अपने माँ बाप को। लेकिन मैं एक्चुअली सर ऐड कर रही थी उसके अंदर दूसरे बुजुर्गों को भी। भाई अगर आपकी नानों के अब भाई हैं या बहन हैं, उनके पास कोई जगह नहीं जाने की और आप साहिब हैसियत है और नानों साथ रह ही रही हैं, नहीं भी रह रही। मैंने कितने लोग देखे हैं जो अम्मी की खाला को अपने घर में रखा हुआ है, अब्बू के छोटे भाई को घर में रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी शादियाँ नहीं हुई या फैमिलीज नहीं थी। साउथ एशिया का हिस्सा होने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं। Absolutely. ज़रूरी नहीं है कि सगी माँ ही हो तो रखेंगे, माँ समान भी है तो रख लेंगे हम, बिल्कुल। लेकिन उसके लिए फिर कुछ तकाजे हैं जिनको पूरा करना है। घर में रख के भी अगर खुदा न खास्ता तो बस इस्तग़फ़ार जलील करना है तो कोई फ़ायदा नहीं। ये बहुत अहम है। करीब रहना या दूर रहना एक बात है, लेकिन ये कि जहाँ पे भी वो रह रहे हैं उनको किस हाल में रखा गया, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स के, इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि माँ बाप क्या किसी बड़े को उफ तक नहीं कहनी। बुरी बात है, हमें अपनी रिस्पेक्ट और रिगार्ड को बरकरार रखना है और अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के लेके चलना है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपने अंदर भी झांकने की बात है। हम लोगों ने भी कल को बूढ़ा होना है, एक एज पे पहुँचना है, तो याद रखना है कि हमने अपने अमाल सीधे करने, क्योंकि कब्र में हमने अपनी ही जाना है। और देखें, हम बहुत से ऐसे बुज़ुर्गों को जानते हैं जो दुआएं देने वाले, मुस्कुराते हुए प्यारे प्यारे चेहरों वाले बुज़ुर्ग हैं, और हम ऐसे बुज़ुर्गों को भी जानते हैं जिनके घर जाओ तो आपका सांस रुका हुआ होता है कि यार कब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि 36 आपको ताने, 15 दफ़ा आपको डांट और 20 दफ़ा सड़ी बुद्धि बनती है। तो बात यह कि होता है, लेकिन हमने अपने आप को बेहतर करना है। और सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये कोई शर्त नहीं है कि अगला आपके साथ कैसा है, आपने बंदे दा पुत्र बनना है।
और अपने आप को मजीद बंदेदा पुत्र बनाना है। राइट ज़ैनब? बिल्कुल परफेक्ट। सो यहीं पे हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे इस दुआ के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि हम सब एक तो अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की तरफ लेके जाएं, अपने बच्चों के लिए अच्छा रोल मॉडल बने ताकि वो भी हमारे साथ अच्छी तरीके से पेश आए, अपने माँ बाप को और अपने घर के बड़ों को इज्जत दें। अगर किसी बुज़ुर्ग के काम आ सकते हैं, जैसे कोई फैमिली मेम्बर है जिनके पास छत नहीं है या जिनके पास कोई फैमिली नहीं है, वो ओल्ड होम में ही जा रहे हैं, तो उनको ओल्ड होम में भेजने के बजाय अपने पास रखें और उनका ख्याल रखें। और याद रखें, नाना नानी दादा दादी दुनिया में इसलिए नहीं होते हैं ताकि वो आपके बच्चों को पाले, वो इसलिए दुनिया में है ताकि अब हम उनको सुकून प्रोवाइड करें। और अगर वो खुशी से बच्चे रखते हैं वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन फोर्स करना और 70-80 साल की उम्र पे उनसे ये उम्मीद रखना कि वो काम करे जो आपसे 35-40 साल की उम्र पे नहीं होता, तो ये ज़्यादती है। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।